आवाज आ रही तुम लोगों को? हाँ सर। ओके, पहले बुकलेट में से करते हैं एक्सरसाइज 1, ठीक है? तो मैं पेज बाय पेज जा रहा हूँ, तो उसमें से तुम लोग बता देना मुझे कि कौन सा करना है। एक्सरसाइज 1 में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? पहले 1 to 6 में कोई डाउट है किसी को? एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 1 to सर 6. थर्ड Insulating pipe of cross section area contains an electrode with two types of ions, the charges being E and 2E. Potential difference applied between the ends of the pipe is ठीक है। इसमें जो है दो टाइप के आयन है, दोनों पे अलग अलग चार्ज है, दोनों की डेंसिटी दी हुई है स्पेस में, राइट? तो बीच में पूरा रीजन जो है वो भरा हुआ है इससे। इसमें बेसिकली वो ये कह रहा है कि ऐसा तेरा पाइप टाइप स्ट्रक्चर है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है इसमें। तो और इसके अंदर जो नंबर डेंसिटी है एन पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों टाइप का है इसके, वो भी दिया हुआ है। सही है, बराबर। और एक टाइप वाले जो है उनका ई चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और एक टाइप वालों का +2 ई चार्ज है। और जो नेगेटिव वाले हैं उनका ड्रिफ्ट स्पीड भी है। बेसिकली जो नेगेटिव वाले हैं उनका ड्रिफ्ट स्पीड मान लो राइट की तरफ भी है, और जो पॉजिटिव वाले हैं, +2e वाले हैं, उनका ड्रिफ्ट स्पीड लेफ्ट की तरफ v/4 है ना? V/4 अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड तुमने लगाया होगा ई, तो उससे पॉजिटिव तो ई की साइड में ही ड्रिफ्ट करेंगे और नेगेटिव जो है ई के अपोजिट ड्रिफ्ट करेंगे। और दोनों की नंबर डेंसिटी एन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो बस करंट ही तो कैलकुलेट करना है, जैसे हमने क्लास में किया था जब डेरिवेशन किया था। एक क्रॉस सेक्शन पकड़ और बोल कि कितना चार्ज इसको क्रॉस कर रहा है पर सेकंड। तो क्योंकि ये लोग v/4 से आ रहे हैं, तो एक सेकंड में इधर का v/4 लेंथ के सारे 2e इधर पहुंच जाएंगे। सही है? हाँ तो उसमें कितने क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया हुआ है इसका, तो उसमें कितने होंगे? n a v/4 टोटल 2e चार्ज होंगे। तो इतने चार्जेस जो 2e चार्ज के हैं वो क्रॉस कर जाएंगे गोइंग राइट टू लेफ्ट, बराबर। हाँ ऑल्सो फ्रॉम द अदर साइड, इस साइड से, क्योंकि इनका ड्रिफ्ट स्पीड v है, तो v लेंथ के रीजन में जितने नेगेटिव वाले नेगेटिव, NaVe भी होगा ना। वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। समझ गए? हाँ सर समझ गए। बस ये करंट हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो 1 से 6 तक ये हो गया। फिर बता दो 7 से सर आप लेकर। PDF भेजोगे कि स्क्रीनशॉट लेना? हाँ, भेज दूंगा मैं इसका PDF। ओके सर। 7 से 16 तक किसी को डाउट है कोई क्वेश्चन? कौन सा? 9। नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r has a charge q distributed unevenly over it if it rotates with an angular omega the equivalent current। हाँ, तो इसमें ठीक है, करंट इंस्टेंटेनियस जो है यूनिफॉर्म नहीं होगा, लेकिन ये प्रोबेबली एवरेज पूछ रहे हैं। रिंग है, उसका कुछ रेडियस है, और उस पर चार्ज क्यू है जो कि उस पर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बेसिकली करंट क्या होता है? एक जगह खड़े हो जाओ और देखो तुम्हारे सामने से कितना चार्ज गया कितने टाइम में, तो एवरेज करंट निकाल सकते हो कि अगर इतना चार्ज गया मेरे सामने से इतना टाइम में, तो दैट्स द एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है एक्चुअली कि किस रेट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो रिंग के ऊपर, है ना? यस सर। बट एवरेज तो निकल ही जाएगा। एवरेज कैसे निकलेगा? क्यू चार्ज टोटल है, तो क्यू चार्ज मेरे सामने से कितनी देर में चला जाएगा इसके एक रोटेशन में, विच इज व्हाट 2π/ω। सही है? यस सर। ठीक है, फिर एनी अदर डाउट टिल 16th? सर 15 का स्टेटमेंट 1। 15th है, two non-ideal batteries are connected in series, consider the following statements, the equivalent EMF, the equivalent resistance। हाँ, इसमें क्या डाउट है?
So फर्स्ट वाले में अगर टर्मिनल्स दोनों साइड्स के ऑपोजिट हुए तो कम हो जाएगा ना ईएमएफ। हाँ कम हो जाएगा ये में। बट उन्होंने सही दिया है फर्स्ट का, वो केस कंसीडर नहीं किया। नहीं आई थिंक ये सीरीज में उसी को मीन कर रहे हैं जिसमें दोनों सेम तरफ पॉइंटिंग है। ओके सर। सीरीज से इनका मतलब है कि दोनों एक ही सेंस में पॉइंटिंग है, दे आर इंटरप्रेटिंग इट लाइक दैट। पर वैसे भी उधर आइदर ऑफ द टू लिखा है, तो कोई भी एक से ज्यादा तो इक्विवेलेंट ईएमएफ इज लार्जर देन ईदर ऑफ द टू, larger than either of the two. बट वो तो डायरेक्शन पे नहीं। मैच करेगा ना। हाँ नहीं, नॉट नेसेसरली लार्जर देन ईदर ऑफ द टू। ईदर ऑफ द टू मतलब दोनों से ही लार्जर कह रहा है वो। अच्छा हाँ ठीक है। वन ऑफ द टू नहीं, ईदर ऑफ द टू मतलब whichever you pick the equivalent is larger than that. So that means that they are basically saying सीरीज का मतलब है दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट, सेम सेंस में पॉइंट कर रहे हैं, दोनों के पॉजिटिव्स। हाँ ओके। ठीक है 16 के आगे बढ़ते हैं फिर 17 से 25 तक। 18th. A cell of internal resistance R drives a current through an external resistance R. Power delivered by the cell to the external resistance R is maximum when. ठीक है, तो मान लो कि जो तुम्हारा सेल है वो है कुछ EEMF का और उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है और वो तुम्हारे एक्सटर्नल लोड में से ड्राइव कर रहा है, क्या दिया है R, और जो पावर R को डिलीवर हो रही है वो मैक्सिमाइज करनी है। हाँ तो ठीक है, I स्क्वायर R को मैक्सिमाइज करना है। यहाँ जो पावर डिसिपेट हो रही होगी इन R वो होगी I स्क्वायर R, और I क्या हो जाएगा E बाय R प्लस R का स्क्वायर इंटू R। और किस कंडीशन में कि भाई R इज मच मच लेसर देन R, या तो डिफरेंशिएट करना है। तो ऑब्वियसली R तुम्हारा वेरिएबल है, समझ रहे हो, R इज अ वेरिएबल। बैटरी तो तुम्हारा फिक्स्ड ही है कि भाई खरीद लिया है ये बैटरी, तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते कि ये बैटरी हमारे पास। लेकिन अब क्वेश्चन बेसिकली ये है कि क्या मैग्नीट्यूड का रेजिस्टर लगाया जाए यहाँ पर सो दैट कि यहाँ पे जो निकलता हुआ हीट है वो मैक्स हो जाए। तो ओवर R यू हैव टू वेरी दिस पावर। तो बेसिकली फॉर मैक्सिमाइजिंग, डेरिवेटिव लेके जीरो कर देंगे वो। हाँ तो मैक्स PR करने के लिए D of PR by DR given that you can vary this should be 0 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ बोल जोर से। नहीं कांट, स्टिल कांट हियर यू, आवाज नहीं आ रहा है तेरा। चैट पे लिख दे नहीं तो। मीनवाइल आगे बढ़ते हुए 17 से 25 के बीच में और कोई डाउट। 21. 21. EMF of a cell is E and its internal resistance is R. Its terminals are connected to a resistance R. The potential terminal resistance is horizontal then. ठीक है, वैल्यूज दिए हुए। वही है जो आज हमने क्लास में किया ना, E प्लस आई आर E माइनस आई आर टाइप का सिचुएशन है। तो हाँ, but ऑब्वियसली E like प्लस नहीं, मैंने I लिया, फिर I got stuck with only 2 equations for 3 variables. So. हमें E नहीं पता और हमें स्मॉल r नहीं पता और हमें एक्सटर्नल R नहीं पता है। तो हमको ये कह रहा है कि दोनों टर्मिनल के बीच में 1.6 है फॉर, अच्छा R तो दिया ही है दोनों वैल्यूज में, तो 2 इक्वेशन बनेगी ना, 2 ही वेरिएबल्स। So, but I भी आएगा ना? I तो इसी के टर्म्स में आएगा ना, E और, अच्छा I आएगा तुम्हारा, I तो E के टर्म्स में आएगा, E बाय R प्लस R के टर्म्स में लिख लो वैसे। Okay. देखो क्या क्वेश्चन नंबर है 21 है ना, ये तुम्हारा E है, ये उसका रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे तुम्हारा कैपिटल R लगा हुआ है। और तुम बेसिकली वोल्ट मीटर से क्या नाप रहे हो, ये है ना Yes, sir. जो सपोजिट सेल के अक्रॉस। तो ठीक है, तो बेसिकली करंट जो इस सर्किट में है वो तो किसी भी समय E बाय R प्लस R ही है, राइट। हाँ सर, अभी हो जाएगा, चलो। ठीक है ना, हाँ
So can you do 24 also? Like मुझे question नहीं समझा क्या करना है. Under what condition current passing through the resistance capital R can be increased by short circuiting the battery of EMF E2? The internal resistance of the two batteries are R1 and R2 respectively. बेसिकली क्या है कि अगर अभी जो है तेरे पास करंट इसमें आएगा E1 प्लस E2 EMF आएगी और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R आएगी, बराबर. Okay. Yeah. मतलब जैसा अभी दिया हुआ है, जो सिचुएशन अभी दी हुई है, विदाउट डूइंग एनीथिंग, तो तुम्हारा सर्किट में जो करंट है वो है E1 प्लस E2 बाय R1 प्लस R2 प्लस R. फाइन. Yeah. अब वो कह रहा है कि क्या करें कि क्या कंडीशन होगी इन सब चीजों के बीच में, क्या रिलेशन होगा E1 E2 R1 R2 R, इन सब में क्या रिलेशन है, सच दैट कि अगर हम जो E2 वाला बैटरी है उसको पूरा शॉर्ट कर दें तो एक्चुअली करंट सर्किट में बढ़ जाए. अब क्यों बढ़ रहा होगा? क्योंकि जब तुम इस बैटरी को वो कर दोगे, शॉर्ट सर्किट कर दोगे, तो इसकी EMF भी जाएगी और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी जाएगी. मतलब देन नाउ यू व्हाट यू आर गोइंग टू हैव इज जस्ट E1 R1 सॉरी हाँ E1 R1 एंड कैपिटल R. गेटिंग इट? Yes, sir. तो वो ये कहना चाह रहा है कि इस तरीके का सिचुएशन हो कि भले ही एक ड्राइविंग EMF चला गया लेकिन एक रेजिस्टेंस भी चला गया, एंड समहाउ इट शुड बी द केस दैट द इफेक्ट ऑफ दैट रेजिस्टेंस गोइंग अवे डोमिनेट्स द इफेक्ट ऑफ द EMF गोइंग अवे. भाई EMF हटने से थोड़ा करंट कम हो जाता, लेकिन जो रेजिस्टेंस हटी है उससे और ज्यादा फायदा हुआ है अपने को, तो सो दैट करंट एक्चुअली बढ़ गया है. Okay. मेक सेंस? तो बस ये लिखना है कि हमारा अगला करंट जो है विच इज E1 बाय R1 प्लस R, जब मैंने E2 R2 को शॉर्ट कर दिया तो यही करंट आएगा. तो बस ये इससे बड़ा हो जाए, बस कंडीशन आ जाएगी. Okay. Thank you. ठीक है. 25 तक और कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं. फिर 26 से लेकर 33 तक. 31. So 33. 31 और 33. ठीक है. 31 में क्या है? वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस एंड दैट. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मैंने तुम लोगों को क्लास में बताया था ना. मतलब कि रेजिस्टिविटी भी वैसे क्योंकि मटेरियल्स का रेजिस्टिविटी जो होता है वो खुद टेम्परेचर का फंक्शन होता है. कि मतलब कुछ डिफॉल्ट रेजिस्टिविटी है, जैसे लेंथ होता है ना, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता था, वैसे ही एक रेजिस्टिविटी का भी कोएफिशिएंट होता है. सो दैट व्हेन, ये तो पता ही था तुम लोगों को, हम लोग ने जब डिस्कस किया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है मटेरियल की, राइट. तो उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है बाय दिस फैक्टर. सो देन दिस फैक्टर, दिस अल्फा is called the temperature coefficient of resistivity. है ना? हाँ सर, फिर हो जाएगा आगे, तब ये पता नहीं था. अच्छा, ये मैंने क्लास में नहीं बोला था. नहीं सर, आपने नहीं बोला. ठीक है, चलो एनीवे मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा. तो ये तुम्हारी क्लास में मिस हो गया होगा. सर ये R इक्वल टू रो ए बाय एल बाय ए में वाला रो है ना? हाँ, ये वही है, ये रेजिस्टिविटी है और ये रेजिस्टिविटी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है. और हमने ये पूरा मॉडल पढ़ा था ना जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से वो कोलिजन बढ़ेंगे. और हाँ, ड्रूड मॉडल. हाँ, तो उसमें जो वो जो फैक्ट है कि टेम्परेचर बढ़ने से कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, कोलिजन क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, दो हिट के बीच में टाइम कम हो जाएगा, वो सारी चीजों को समराइज करके इस अल्फा में कैप्चर किया जाता है कि भाई इसका रेजिस्टिविटी बढ़ गया है. समझ गए? सर और क्या थियरी है इसके अंदर? वही है. बस इतना ही है, दैट्स इट. जो हमने पूरा पूरा पढ़ा था स्टोरी, उसको एक उसमें समराइज करने के लिए हम बोलते हैं कि भाई रेजिस्टिविटी बढ़ गई है. इसकी रेजिस्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. जैसे लेंथ पढ़ते थे हम, लेंथ में थर्मल एक्सपेंशन होता था, वैसे रेजिस्टिविटी में भी एक थर्मल इंक्रीज होता है. तो अगर तुम्हें बोलेंगे कि भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, आई डोंट नो इस प्रॉब्लम में वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है. हाँ, दिया है ना टेम्परेचर और कोएफिशिएंट सर ऑफ अल्फा मटेरियल प्रॉपर्टी होगी, अल्फा कॉपर मटेरियल वायर प्रॉपर्टी. सिल्वर वायर की मटेरियल अलग. प्रॉपर्टी, करेक्ट, मटेरियल प्रॉपर्टी. ओके. ठीक है.
ठीक है, और 33 बताना है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस आर वेरीज विद टाइम इज दिस, द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस फॉर दिस टाइम इज। ठीक है, तो 33 में Q दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या दिया हुआ है 2t माइनस 8t स्क्वायर, 2t माइनस 8t स्क्वायर। तो इसमें जो है कितना हीट प्रोड्यूस होगा 0 से 1/8 सेकेंड में। तो ठीक है, पहले तो करंट निकाल लो, वो हो जाएगा dq/dt, वो हो गया 2 माइनस 16t बराबर। तो फिर पावर कितना हो गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, I स्क्वायर t r, रेजिस्टेंस दी हुई है, रेजिस्टेंस r। तो ये हो गया तुम्हारा 4 प्लस 256t स्क्वायर माइनस 64t r बराबर पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देयरफॉर, लेकिन पावर होता क्या है बेसिकली, पावर होता है हीट प्रोड्यूस्ड, ऐसे लिख देते हैं राइट। तो देयरफॉर ये हो गया p dt, पावर dt, इंटीग्रेट कर दो इसको 0 से 1/8 टाइम में, तो टोटल हीट आ जाएगी बराबर। मेक सेंस? चार्ज अगर दिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो उससे करंट मिलेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और करंट मिलेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो फिर जो भी निकालना है पावर निकाल लो I स्क्वायर आर करके, वो भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा पावर। ये इंस्टेंटेनियस पावर है, लेकिन पावर होता है एनर्जी पर डी हीट पर dt। तो पावर dt का टाइम इंटीग्रल जो है टोटल हीट डिसिपेटेड हो गया। ठीक है, समझा? क्लियर है? हाँ सर। 34 से लेकर 43 तक बता दो। एनी डाउट्स फ्रॉम 34 टू 43? 34. 34 power generated across a uniform wire connected across a supply is H. If the wire is cut into n equal parts and all parts are connected in parallel across the same supply, the total power generated in the wire. हाँ, सेम बैटरी लगा रहे हो ना, तो पावर का v स्क्वायर बाय r फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि v सेम रहने वाला है, बस रेजिस्टेंस चेंज होने वाली है। अब पहले क्या है कि एक पूरा वायर है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी राइट, कुछ रो एल बाय वॉट एवर। तो पहले केस में क्या है कि बैटरी के अक्रॉस तुम्हारा पूरा वायर लगा हुआ है ऐसे करके, तो मान लो इसकी रेजिस्टेंस जो है रो एल बाय, बेसिकली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है राइट। एक तरीके से लेंथ को ही रेजिस्टेंस मान सकते हैं। तो तब जो पावर डिसिपेट हो रही है वो हो गई v स्क्वायर बाय r। अब सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, ये इसी को h बोल रहा है। अब बोल रहा है इसको n इक्वल पार्ट्स में कट कर दो और सारे पार्ट्स को पैरेलल में लगा दो अक्रॉस द सेम सप्लाई। अब तो जब n इक्वल पार्ट्स में कट करोगे तो ऑब्वियसली हर एक का लेंथ जो है टोटल लेंथ का बाय n हो जाएगा, फाइन। तो ऑब्वियसली हर एक की रेजिस्टेंस भी टोटल रेजिस्टेंस की r बाय n हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो तुम्हारे पास r बाय n के बहुत सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं और उसी बैटरी के साथ लगे हुए हैं। तो अब इनमें से किसी एक में कितनी पावर डिसिपेट हो रही है, v स्क्वायर बाय r बाय n बराबर, क्योंकि हर कोई बैटरी के अक्रॉस ही लगा हुआ है पैरेलल में, लेकिन ऐसे n है तो देयरफॉर n स्क्वायर v स्क्वायर बाय r पावर डिसिपेट हो रही है, व्हिच इज n स्क्वायर h। मेक सेंस? ओके, फिर 34 से लेकर आगे 30 कहाँ तक था, 40 43 So तक। 40. 40 in the figure shown the power generated in y is maximum when y equal to 5। वही ये मैक्सिमाइज कर दो पावर, फिर से बैटरी दी है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, y दिया है, r दिया है, मैक्सिमाइज पावर डिफरेंशिएट करके। So वो जो YP सिंबल है वो कुछ
वो वेरिएबल रेजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टर, इट इज अ रेजिस्टर दैट यू कैन वेरी। तो ऑब्वियसली तुम उसमें मैक्सिमम हीट निकाल रहे हो। ये तो कैलकुलस का बेसिक प्रिंसिपल है ना, कि अगर हम एक क्वांटिटी है जिसको वेरी करके उसमें कुछ मैक्सिमाइज, अगर हम किसी क्वांटिटी में कुछ मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली वी शुड हैव द फैसिलिटी टू वेरी इट अक्रॉस ऑल पॉसिबल वैल्यूज, so that I can find that value for which something is maximized। तो मैं इसमें क्योंकि पावर डिसिपेशन मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ तो I should have the ability to change that resistance as I please। तो कर दो उसको, क्या है इसमें करंट कितना आ जाएगा, पावर कितना आ जाएगा, बेसिकली आई स्क्वायर आ जाएगा पावर। तो आई तो हो जाएगा तुम्हारा 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर प्लस वाई होल स्क्वायर, करेक्ट। और आर वाई ही है, ये वाई इसकी रेजिस्टेंस मान लेते हैं। अब अगर तुम इसको मैक्सिमाइज करने के लिए तुम बोलोगे dp बाई dy, जीरो कर दो, और वो तब जीरो होता है जब y 5 होता है, उन्होंने दिया हुआ ये। बेसिकली इसको डिफरेंशिएट करो और जीरो से इक्वेट कर दो और y 5 डाल दो, तो मिल जाएगा r। मेक सेंस? फिर बताओ 41, 42, 43, फिर 44 से लेकर 51 तक कोई डाउट है? 44 से 51 तक So 49. 49। In order to determine the EMF of storage battery, it was connected in series with the standard cell in a certain circuit, and the current I1 was obtained. When the battery is connected to the same circuit opposite to the standard cell, current I2 flows in the external circuit from the positive pole of the storage battery. What is the EMF of the storage battery? The EMF of the standard cell is E2। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या करना है, ये इस टाइप के प्रॉब्लम जिसमें डबल डेटा दिया होता है, ठीक है ना, कि पहले ये किया फिर वो किया, मतलब दो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तुम्हें, पहले उसको सीरीज में लगाया ताकि दोनों एक तरफ पॉइंटिंग है, फिर उसको उलट दिया ताकि वो उसके ऑपोजिशन में आ गया। तो पहले केस में I1 करंट मिला सर्किट में और दूसरे में I2 मिला। अब इसमें जो है हमें क्या करना है कि क्योंकि दो इक्वेशन बनने चाहिए तो दो अननोन होने चाहिए, राइट? हाँ सर। अब हमें EMF ऑफ द स्टैंडर्ड सेल दिया हुआ है E2, EMF ऑफ आर स्टोरेज बैटरी निकालना है, करंट्स दिए हुए हैं, तो दोनों जो बैटरीज हैं उनके रेजिस्टर्स ही नहीं पता होंगे, करेक्ट? या बाकी एक्सटर्नल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मिला लो, इंक्लूडिंग जो भी इनके इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे, क्योंकि सर्किट में बस यही लगे हुए हैं। ये कह रहे हैं ना, एक सर्किट सर्टेन सर्किट में कनेक्ट किया गया है, तो वो ऐसा कह रहा है कि पहले तुमने क्या किया, अपना जो E1 है जिसको नापना है उसको तुमने दूसरा स्टैंडर्ड E2 के साथ लगा दिया। अब इन दोनों के जो भी इंटरनल रेजिस्टेंसेस है और बाकी सर्किट का जो भी रेजिस्टेंस है सब मिला के मैं एक R बोल सकता हूँ ना? हाँ सर। तो वो कह रहा है कि इस समय करंट I1 आ रही है, तो ठीक है भाई, फाइन। हाँ। और फिर वो बोल रहा है कि उलट दिया उसको, हाँ वो बस E1 माइनस E2 होता है। करेक्ट, बाकी सब तो सेम रहेगा, रेजिस्टेंसेस तो वैसे ही ऐड होंगे जैसे होते हैं। तो ये दो इक्वेशन बन गए, दो वेरिएबल बन गए, सॉल्व हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ऑलराइट, फिर बता दो। सर 50 में नोड एनालिसिस ही करना है ना? 50 में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। हाँ, 50 में बी पे डाल दो 0, तो इधर E1 E2 E3 आ जाएगा। हाँ हाँ वो हो जाएगा, हाँ। ठीक है, फिर 52 से लेके 59 तक कोई डाउट? So 55. सर 52 में आप सिर्फ बोल सकते हो विच वन इज लाइकली टू फ्यूज, मतलब क्या कंडीशन लगानी? टू बल्ब्स रेटेड 25 वॉट 220 वोल्ट एंड 100 वॉट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन रेटिंग क्रॉस कर जाएगा।
हाँ, जो उस पे पावर लिखा है ना, एक पे 25 वॉट लिखा है और एक पे 100 वॉट लिखा है, वो उसकी मैक्सिमम पावर है। अगर उससे ज्यादा पावर उधर हो जाएगी तो बेसिकली जो है, अब तुम सीरीज में लगा रहे हो उनको 440 वोल्ट के अक्रॉस, बराबर, हाँ और 440 वोल्ट के अक्रॉस लगा रहे हो, तो बेस्ड ऑन देयर इंटरनल रेजिस्टेंस दे विल स्प्लिट दैट 440 इनटू टू पार्ट्स। हाँ तो इनमें से जिसमें भी 220 से ज्यादा आ जाएगा वो फट जाएगा। 440 इक्वली तो डिवाइड होगा नहीं इस केस में, क्योंकि क्लियरली दोनों के रेजिस्टेंस अलग अलग है। हाँ हाँ समझा। तो जिस पे भी ज्यादा आ जाएगा 220 से वो उड़ जाएगा। अब वो कैसे निकालोगे, तो इनकी अपनी इंडिविजुअल पावर दी हुई है और इनके इंडिविजुअल वोल्टेज दी है। उसका मतलब होता है कि जब ये इतनी वोल्टेज पे अकेले लगे होते तो इतनी पावर डिसिपेट कर रहे होते। यानी पहला बल्ब अगर सीधे 220 वोल्ट पे लगा होता तो 25 वॉट पावर डिसिपेट कर रहा होता। तो V²/R करके R निकाल लो, समझा? सर आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब इक्वेशन लिख के दे सकते हो? बल्ब की जो रेटिंग है कि 25 वॉट है 220 वोल्ट, इसका मतलब ये है कि जब ये बल्ब अकेले 220 वोल्ट पे लगेगा तो ये 25 वॉट डिसिपेट करेगा। यानी इसकी बल्ब क्या है, रेजिस्टेंस ही तो है सिंपली। हाँ हाँ तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई V²/R ही इसकी पावर है जो लिखी हुई है, यानी 220 स्क्वायर बाय R 25 है, समझा? हाँ तो R मिल गया ना इसका। हाँ हाँ, फिर सीरीज में लगा देंगे, ठीक उसका है। दूसरे का भी निकाल लो, फिर देख लो इनमें से किसका R ज्यादा है किसका R कम है, उससे डिसाइड होगा किसके अक्रॉस 220 से ज्यादा वोल्टेज आ जाएगा ड्रॉप। ठीक, फाइन। हाँ समझा। या फिर करंट इक्वेट मतलब जनरल ऐसे करंट इक्वेट होगा ना दोनों का, जो हाँ, कि वो भी कर सकते हो, करंट के टर्म्स में भी लिख सकते हो। That's also fine. अच्छा, तो अबे फिर 55 ना, करंट डेंसिटी वाला, तो करंट डेंसिटी है, उसका क्रॉस सेक्शन है 0 से R/2 तक लीनियर करंट डेंसिटी है, उसके बाद भी लीनियर करंट डेंसिटी। 0 जब डालते हैं तो नेगेटिव करंट डेंसिटी है, तो बेसिकली R/2 तक नेगेटिव करंट डेंसिटी, देख रहे हो, हाँ सर। है ना? और उसके बाद पॉजिटिव करंट डेंसिटी है, वो भी लीनियरली बढ़ रहा है। मतलब कि अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, हो गया इसको, अरे, सो इसका इंक ब्लैक हो गया। हाँ सही कह रहे हो। बेसिकली क्या है, क्रॉस सेक्शन पकड़ लो और उसको कंसिडर करो। वो ये कहना चाह रहा है कि 0 से R/2 तक नेगेटिव करंट है। तो मान लेते हैं कि भाई जो हमारी तरफ आ रहा है वो पॉजिटिव करंट है, और जो अंदर ये क्रॉस सेक्शन है, तो जो करंट हमारी तरफ आ रहा है वो पॉजिटिव करंट है। जनरली क्या एक कन्वेंशन होती है, आगे मैग्नेटिज्म में भी तुम देखोगे, क्योंकि मैग्नेटिज्म में काफी कॉमनली होता है कि तीनों डायमेंशन यूज हो रही होती है, कुछ हमारी तरफ आ रहा होता है, कुछ प्लेन में जा रहा होता है। तो एक कन्वेंशन है, कॉमन कन्वेंशन है, करंट में भी यूज होता है कि जो हमारी तरफ आ रहा होता है उसको ऐसे दिखाते हैं, और जो हमसे अवे जा रहा होता है उसको ऐसे दिखाते हैं। ये समझे? या गोला नहीं भी बनाओ, जो हमारी तरफ आ रहा है वो डॉट की तरह दिखाते हमारी हैं। तरफ मतलब आउटवर्ड्स ऑफ द आउट ऑफ बोर्ड द ना? प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, हाँ, सीधे हमारी तरफ जो चीज आ रही है वो ऐसी है, डॉट। और जो हमसे अवे जा रहा है वो क्रॉस है। समझे क्या कह रहा हूँ? हाँ ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये हो रहा है कि 0 से R/2 तक तो नेगेटिव करंट है प्लस, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है ना? तो क्या हो रहा है कि है तो नेगेटिव करंट अंदर जाता हुआ, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, जो मैं दिखा रहा हूं ऐसे बड़े क्रॉस लगा के।
ये समझ रहे हो तुम लोग? रेडियली सिमेट्रिक करंट है बट अंदर जाता हुआ करंट है, बट उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रही है। डज दिस मेक सेंस? नेगेटिव है इसलिए अंदर जा रहा ना वो। हाँ, नेगेटिव है इसलिए अंदर जा रहा है। और इसके बाद से लीनियरली बढ़ता हुआ पॉजिटिव करंट है R/2 से R तक। समझ रहे हो? हाँ सर। बराबर। तो ये जो है ऐसा बनेगा। मैक्सिमम वैल्यू इसकी सरफेस पे इस टाइप का सिचुएशन है। डज दिस मेक सेंस? यस सर। अब तुमसे कह रहा है कि टोटल करंट निकालना है, तो अब करंट की डेफिनेशन क्या होती है? करंट की डेफिनेशन होती है J.dA का इंटीग्रल ओवर द एरिया। अब J तो दिया हुआ ही है फंक्शन, लेकिन डीए कैसा लेना पड़ेगा? डीए इसमें जो है रिंग लेना पड़ेगा। R रेडियस का dr थिकनेस का रिंग पकड़ो और उसके थ्रू जो करंट है वो सम करो तुम रिंग बाय रिंग। लेकिन जब तुम 0 से R/2 तक इंटीग्रेट करोगे तो फंक्शन पकड़ोगे पीस वाइज पहला वाला पार्ट। समझ रहे हो? हाँ सर, हाँ हाँ सर। इंटीग्रेशन दो इंटीग्रल बन बस इंटीग्रेशन है, सिंपली ये करना है कि J 0 से R/2 तक J R दिया हुआ है इंटू 2πr dr रिंग का एरिया, प्लस R/2 से R तक JR दिया हुआ है। मतलब है तो टेक्निकली वो पूरा ही इंटीग्रल, बट जे अपनी वैल्यू फंक्शनल वैल्यू बदल लेता है R/2 पे। तो बस डाल दो इधर, वो पहला वाला डाल दो, इधर दूसरा वाला डाल दो, इंटीग्रेट कर दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाएगा, टोटल मैग्नीट्यूड में। रिंग बाय रिंग क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं समझ में आ गया ना? हाँ सर, हाँ सर। क्योंकि एक रिंग पे एक वैल्यू है उसका। ठीक है, फिर 59 सर 50। 54 भी आप कर सकते हो। हाँ, फिफ्टी फोर में स्ट्रेट कंडक्टर है, उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, कैरीज अ करंट आई। स्पेसिफिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, स्पेसिफिक चार्ज आई थिंक होता है चार्ज बाय मास। ठीक है, तो magnitude of momentum of all electrons per unit length of conductor due to their drift velocity, right? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण मोमेंटम निकालना है सबका। करंट दिया हुआ है तो यूज कर लो उसको। करंट क्या होता है? जे ए। जे क्या होता है? NEVD। फाइन। हाँ अब मोमेंटम चाहिए मुझे, तो पहले ये देखना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन है उधर एक सेक्शन में पर यूनिट लेंथ, है ना? तो यूनिट लेंथ का एक सेक्शन लेके उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबों का उनकी ड्रिफ्ट स्पीड के कारण जो मोमेंटम है वो ऐड करना है। तो पहले तो ये चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन है। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लेंथ यूनिट है, तो वॉल्यूम इसका A/1 है, और पर यूनिट वॉल्यूम अगर n इलेक्ट्रॉन से तो इतने टोटल इलेक्ट्रॉन होगा इस रीजन के अंदर। हाँ इन सबों का मास हो गया m और इन सबका स्पीड हो गया vd, तो यही हमारा आंसर है जो चाहिए। बराबर। हाँ हाँ। तो ठीक है, हो गया आपके यहाँ NaVd, तो यहाँ पर भी है NaVd। तो NaVd क्या है? बेसिकली I/E, तो डाल दो उसको। समझे? और M/S हो गया। हाँ और M/S है। फाइन। 57 कह रहे थे। Yes, sir. What amount of heat will be generated in a coil of resistance R due to a charge Q passing through if the coil current in the coil decreases to 0 uniformly during a time interval delta t? देखो,
करंट डिक्रीजेस टू जीरो यूनिफॉर्मली, उससे तुम्हारा क्या अंडरस्टैंडिंग है करंट के बारे में कि करंट जो है लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम होगा? फाइन, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये समझे? यस सर। यूनिफॉर्मली लिखा है ना, करंट डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब करंट जो है किसी भी, अगर 1 सेकंड में एक एम्पियर कम हो जाता है तो 2 सेकंड में 2 एम्पियर कम हो जाएगा, इसी को कहेंगे यूनिफॉर्मली कम हो रहा है। तो वो तो इसका मतलब है कि करंट टाइम का लीनियर फंक्शन है। अब वो बोल रहा है कि करंट जो है वो ऐसा है कि करंट के बारे में अब देखो करंट मेरा जो आया उसमें 2 अननोन है, ए और बी, तो 2 ऐसे इन्फॉर्मेशन दिए होने चाहिए जिससे पहले मैं ये ए और बी डिटरमिन कर सकूं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि भाई कितना हीट जनरेट हुआ इस करंट से, पहले तो ए और बी डिटरमिन करना है। उसके लिए मेरे को 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन पता होने चाहिए, तो दिए हैं कि एक दिया है कि भाई ये करंट जो है 0 पहुंच जाता है डेल्टा टी टाइम में, बराबर, और दूसरा वैल्यू दिया, दूसरी चीज दी है कि उतने टाइम में ये क्यू चार्ज डिपॉजिट कर देता है। समझ गए दोनों पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन? यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ए प्लस बी डेल्टा टी लिखूं तो वो 0 हो जाना चाहिए। फाइन, हाँ सर। और साथ में क्योंकि क्योंकि आई जो है वो डी क्यू बाई डी टी होता है, तो डी क्यू जो है वो आई डी टी होता है, तो क्यू जो होता है वो आई डी टी का इंटीग्रल होता है। तो दूसरा फैक्ट ये यूज कर लेते हैं, उसने बोला है कि इस करंट का अगर इंटीग्रल किया जाए, यानी ए प्लस बी टी का डी टी के साथ इंटीग्रल किया जाए, विच इज द चार्ज, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में ही, तो वो क्यू आएगा। ये भी इन्होंने दी है इन्फॉर्मेशन, ये 2 इन्फॉर्मेशन दी है ना, ये मैंने यूज करी है। समझ गए कैसे? हाँ सर। एक तो ये फैक्ट कि डेल्टा टी टाइम में करंट खत्म हो जाती है, 0 हो जाती है, और दूसरा ये कि डेल्टा टी टाइम में ये टोटल चार्ज क्यू डंप कर देता है। तो डेफिनेशन ऑफ करंट यूज किया मैंने। तो अब एक तो ये इक्वेशन रही ए और बी में, एक ये इक्वेशन रही ए और बी में, सॉल्व कर लो दोनों को तो ए और बी दोनों मिल जाएंगे। फाइन, यस सर। अब जब दोनों मिल गए, अब इसके बाद लिखो भाई कि भाई डेल्टा टी इतने टाइम में पावर कितना डिसिपेट कर दिया, तो पावर डिसिपेटेड बाय दिस करंट। सर वो क्यू टेक्निकली इंटीग्रल ऑफ डी क्यू है ना, 0 से क्यू तक। हाँ वही है, इंटीग्रल हो गया ना उसका यहाँ पर। नहीं नहीं, स्मॉल क्यू की बात कर रहा था मैं। हाँ अच्छा हाँ 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 सॉरी। पावर डिसिपेटेड बाय दिस करंट, तो आ गया भाई आई स्क्वायर टी डी टी, डेल्टा टी टाइम में कितना पावर डिसिपेट कर देगा। समझ गए? यस सर। ये अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज बेसिकली द काइंड ऑफ क्वेश्चन वेयर यू हैव टू फर्स्ट यूज द इंफॉर्मेशन दैट यू आर गिवन टू डिटरमिन सम अननोन करंट और व्हाटएवर। ये इट इज लेस ऑफ अ फिजिक्स प्रॉब्लम, मोर ऑफ अ मैथ प्रॉब्लम, कि भाई पहले हमें बोला एक फंक्शन, ये करंट नहीं भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रॉब्लम जो है उसमें सर्टेन फॉर्मूलाज हैं जो एक दूसरे को आपस में रिलेट करते हैं। करंट एक क्वांटिटी होती है, चार्ज एक क्वांटिटी होती है, हीट एक क्वांटिटी होती है, राइट? सो दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर बाय सम फॉर्मूलाज। अब हमें बोला है कि करंट जो क्वांटिटी होती है वो एक गिवन टाइम इंटरवल में 0 पहुंच जाता है, तो एक इन्फॉर्मेशन है, और साथ में वो उतने टाइम इंटरवल में एक चार्ज को डिपॉजिट भी कर देता है। अब क्योंकि करंट चार्ज से रिलेटेड होता ही है बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट, तो उसको यूज करके हमने कहा कि अच्छा ठीक है, क्यू चार्ज उसने डिपॉजिट कर दिया। तो मैथमेटिकल फ्रेमवर्क इसका ये है कि knowing the fact कि my current was a linear current, you have to know in any case that a straight line has 2 parameters which have to be determined before you know the straight line uniquely, right? Y equal to mx plus c में तुम्हें m और c चाहिए होता है। जैसे भी तुम लिखोगे स्ट्रेट लाइन, 2 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं उसको डिटरमिन करने के लिए प्रॉपर्ली, क्योंकि लाइन प्लेन में होती है और प्लेन 2 डायमेंशनल होता है। तो यहाँ पर भी करंट क्योंकि तुम्हारा लीनियर इन टाइम है तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके लिए 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी इसके 2 पैरामीटर्स को डिटरमिन करने के लिए, उसके लिए दी हुई है तुमने, तो उनको यूज करके पहले वो पैरामीटर्स डिटरमिन कर लिए। अब इसके बाद हमसे करंट से रिलेटेड कुछ भी पूछ लेते,
कि इतने टाइम में कितना हीट डिसिपेट हुआ, इतने टाइम में कितना चार्ज गया। अभी ऑलरेडी बता दिए थे इतने टाइम में इतना चार्ज गया, तो पूछ लेते कि बताओ और बाकी टाइम में कितना चार्ज जाएगा, तो वो भी बता सकते थे। ठीक है फाइन। बट सर इसका मतलब थोड़ा गंदा होगा ना कैलकुलेशन। नहीं क्यों होगा, ये रहा एक तो सिंपल है यहाँ पर ए और बी में डेल्टा टी का रिलेशन, और ये भी सिंपल आएगा क्योंकि आ जाएगा तुम्हारा ए डेल्टा टी प्लस बी बाय 2 डेल्टा टी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर बाय हाँ 2 बनेगा ये। हाँ सर, हाँ सर, आ जाएगा। लास्ट में आर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आर कर दो इसको, आर मैंने मिस कर दिया इसमें, नहीं नहीं इसमें नहीं आ रहा आएगा, नीचे वाले नीचे वाले में आएगा, हाँ वो मिस कर दिया होगा। ये पावर है, तो ये आ गया तुम्हारे पास। अब यहाँ से ए प्लस बी डेल्टा टी तो आ ही गया था, है ना, वो तो जीरो ही आ गया था। तो अगर तुम इसमें से एक डेल्टा टी अलग भी कर दो, तो एक ए प्लस बी डेल्टा टी वाला टर्म को जीरो कर दो, बाकी में सॉल्व कर लो फिर इधर। प्रॉब्ली इसमें भी कुछ वैसा ही आ जाएगा, क्योंकि आई सपोज ये उससे कुछ बन ही जाएगा। मुझे लगता है कि अगर मैं इसको एक बार देखूं, maybe some part of it will come from just adding those two things, and I will not maybe need to actually solve for a and b. I'm just guessing. ये हो जाएगा r और आई स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसमें तो क्यूब आएगा 2ab t, है ना, ये बनेगा ना, हाँ सर। का इंटीग्रल है 0 से डेल्टा टी। नहीं कुछ खास अच्छा नहीं है, तो ये बनेगा a स्क्वायर डेल्टा टी प्लस बी स्क्वायर बाय 3 डेल्टा टी क्यूब प्लस ए बी डेल्टा टी स्क्वायर, है ना, ये बनेगा द होल इनटू आर। इसकी वैल्यू डिटरमिन करनी है, नोइंग दैट ए प्लस बी डेल्टा टी इज 0 एंड ए डेल्टा टी प्लस बी बाय 2 डेल्टा टी स्क्वायर इज क्यू। अब मैनिपुलेशन ही है, आई थिंक हो सकता है अच्छा, हो सकता है नहीं हो, ठीक है। कुछ खास अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें से अगर मैं नहीं है, क्योंकि तुम ये देखो ना, ये वाला टर्म में से अगर ए कॉमन निकाल लोगे, नहीं नहीं है, बाय 2 वाला फैक्टर बचेगा, ठीक है कोई बात नहीं। सर ये डेल्टा टी ले सकते हैं ना। ए डेल्टा टी, मगर उधर हाफ नहीं बचेगा ना अपना, हाफ चाहिए था मेरे को ताकि याद आता, सीधे क्यू डाल दूं। नहीं, पहले या फर्स्ट अच्छा, इक्वेशन पहले वाले में से ए डेल्टा टी ले लेंगे तो जीरो बचेगा ना उधर। इसको और इसको अगर कॉमन ले लें और इसमें से ए डेल्टा टी कॉमन ले लें, तो ए प्लस बी डेल्टा टी बचेगा ना, हाँ 0 हो वो जाएगा। तो जीरो ही होता है। तो बेसिकली हमको सिर्फ बी स्क्वायर बाय 3 डेल्टा टी क्यूब चाहिए, कुछ खास नहीं फायदा हुआ इससे, क्योंकि बी यूनिकली डिटरमिन करना ही पड़ेगा इसके लिए। हाँ तो मतलब फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे ना 1 और 2 को। ठीक है फेयर एनफ। मतलब मैं सोच रहा था कि उनको सॉल्व नहीं करना पड़ता और उन्हीं को इसमें घुसा देते तो कुछ क्यू और क्यू बन जाता, मतलब समथिंग लाइक विच इज एज गुड एज सॉल्विंग, बट आई वाज होपिंग कि ये सभी कुछ उन दोनों इक्वेशंस का ही कुछ लीनियर सम बन जाए, ये जो पूरा लिखा हुआ है कचरा। तो इसका एक पार्ट तो उनमें से एक चीज बन ही रहा है, बट एक रह जा रहा है, तो मतलब सॉल्व कर लो अब, ठीक है, और भी को निकाल लो, ठीक है। तो आगे चलते हुए 59 तक किसी को कोई डाउट नहीं है, फिर आ जाओ अगले पेज पे 60 से लेकर 66 सर तक। सर चार ये वाले में अगर हमें मतलब ऑप्शन बी और डी एलिमिनेट करना है, मतलब अगर पता लगाना कि एलन नहीं होगा तो कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? देखो एलन तो नहीं होगा ऑब्वियसली, ये तो तुम बता ही सकते हो। करंट, इवन इफ यू डोंट सॉल्व फॉर एनीथिंग, यू कैन सी दैट बोला है जब करंट डिक्रीजेस टू जीरो यूनिफॉर्मली, वो वर्ड देख रहे हो ना, यूनिफॉर्मली, हाँ इसका मतलब करंट लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम है। अगर करंट लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम है तो हाँ पावर क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसका इंटीग्रल में लॉन आने से रहा, पॉलिनोमियल ही बनने वाला हाँ सर। है ना, ठीक है। ठीक है फिर बताओ 60 से 66 तक। 61. 61. In the previous problem, the equivalent resistance between the adjacent corners. ये तो उस टाइप का ये सिमेट्री यूज करो, adjacent corner करने, तो भाई सर्किट ये है कि इधर एक रेजिस्टेंस लगी है, इधर एक रेजिस्टेंस लगी है,
इधर लगी है, इधर लगी है, इधर लगी, बीच में कनेक्टेड है कि ऊपर से जा रहा है उसको? कनेक्टेड ही है इसको। ऐसे, और तुम इन दोनों के बीच में निकाल रहे हो इसकी रेजिस्टेंस, राइट, एडजेसेंट कॉर्नर्स। तो सिंपल है काफी कि भाई तो अगर वो तुम दो कॉर्नर को वर्टिकली हैंग कर देंगे फिर चेक हाँ, कर बैटरी अगर लगाओगे 10 वोल्ट का, तो यहाँ 5 वोल्ट है, दिख रहा है, होना ही चाहिए। हाँ हाँ बराबर। क्योंकि जैसे निकाल भी सकते हैं। हाँ 5 वोल्ट तो हो गए यहाँ पे। और फिर क्या करो कि ये भी एक तरीका होता है, थोड़ा सा अगर इमेजिनेशन यूज करोगे, ये सब रेजिस्टेंस कितने हैं, 1 1 है, जो भी आर आर है, मान लो आर आर है, ये जो ऊपर टॉप पे लगा हुआ है ना, इसको मैं 2 में डिवाइड कर दूं, R/2 ईच करके, हाँ सर। ऐसा, और इसको भी कर दूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ भी 5 वोल्ट होगा और वहां भी 5 वोल्ट होगा? ठीक है, अग्रीड? हाँ हाँ 5 बराबर, होगा। 5 होगा, वही लॉजिक है। अगर 5 तुम्हें नहीं लगता है, अगर 5 है तो तुम्हें लगता होगा 5 से ज्यादा है, 5 से कम है, फिर मैं बैटरी उल्टी कर दूंगा और तुम्हें बोलूंगा पीछे से देखो सर्किट को, तो हाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ वो जाएगा, सेम ही दिखेगा। सेम दिखना चाहिए। तो मैंने ये 2 में इसलिए डिवाइड किया बिकॉज मैं चाह रहा था कि बिल्कुल ऐसा मिरर इमेज हो जाए, इधर इधर, बराबर। हाँ अब अगर ये तीनों जगह 5 है तो इनको लिटरली पिंच करके आपस में टच कर सकते हैं ना, दबा दे ऊपर से उंगली से, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, सबको यहाँ टच कर लो, समझ गए क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। तो ये सर्किट में फिर ये हाँ सब पैरेलल में आ जाए, पैरेलल में, हाँ सब और जब ये हम इनको पूरा पिंच करेंगे तो ये दोनों बाहर निकल आएंगे, बल्ज करके, थोड़ा निकलना ही पड़ेगा इनको जगह देने के लिए, हाँ सर। समझ गए? तो वो अलग कर दो, ये दोनों अलग कर दो इधर वाले, और सर्किट को ऐसा रीड्रॉ कर लो, बीच में सब पैरेलल में ज्वाइन हो गया, ये और ये पैरेलल में है, ऐसे ही ये और ये पैरेलल में है। तो हमारा नया सर्किट हो गया कि इधर से आर आर और R/2 R/2। सर हाँ, वो सब चारों थोड़ी पैरेलल में, वो लोग का लेफ्ट हैंड अच्छा साइड ये वाला नहीं जो पैरेलल में, पोटेंशियल, हाँ ये दोनों पैरेलल में, ये और ये पैरेलल में, 4 पेयर्स बन रहे हैं ना। ये नहीं आ पाएगा क्योंकि इसकी वजह से ये जो है ऑब्वियसली ये नहीं आ पाएंगे इसके साथ। तो एनीवे हम इसको एक काम कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं ना, इसको इधर से डिटैच कर लेते हैं, ये लॉजिक लगा लो ना, डिटैच कर दो, ऐसे कर लूं, क्या क्यों? क्या फर्क पड़ेगा, 5 5 था ही वहां पर। हाँ हाँ हाँ। हाँ अब बराबर है। हाँ है ना? तो हाँ अब सर। तुम देख सकते हो कि भाई इधर इसको टच कर दो इसके साथ, नहीं भी करोगे तो इसको सीरीज में करके इसके साथ पैरेलल में कर दो, उसको सीरीज में करके उसके साथ पैरेलल में कर दो, और फिर तुम्हारे पास बस इतना बच जाएगा तो जो ऐसे। आपने क्वेश्चन मार्क लगाया वो तो एक ही पोटेंशियल होगा ना, वो ऐसे मतलब पूरा लाइन एक पोटेंशियल लाइन। नहीं, वो पूरा एक पोटेंशियल पे नहीं होगा ना, उसमें करंट है, अच्छा इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट? सर आपने जो फर्स्ट फंक्शन बोला कि हम लोग हाँ मतलब ऊपर और नीचे वाले आर को R/2 में स्प्लिट करें, हाँ उससे अच्छा डायरेक्ट हम लोग सेकंड वाला ही करते हैं ना, मतलब वो बीच वाला जो नोड है उसको स्प्लिट कर दिया। हाँ, कोई बात नहीं, वैसे मैं कर रहा था उसको ये बताने के लिए कि पूरा का पूरा जो है आपस में कनेक्टेड था एक तरीके से, तो तुमने अपनी मर्जी से यहाँ से डिटैच कर दिया उसको। अब जब डिटैच हो गया तो फिर हाँ सीरीज पैरेलल हो गया, बहुत सिंपल सा सर्किट हो गया, राइट?
अब तुम्हारे पास ये आर सीरीज में है और उधर एक आर के साथ पैरेलल में, तो आर 2R और आर के साथ कितना बना 2R/3। नहीं आर 2R और हाँ 2R सर और आर 2R/2, हाँ तो 2R/3 और ये भी 2R/3। तो तुम्हारे पास अब इधर आर है, इधर 2R/3 है, इधर आर है और इधर आर है। अब ये क्योंकि टर्मिनल यहाँ पर लगे हुए हैं, तो अब ये आर 2R/3 और आर सीरीज में और फिर इस आर के साथ पैरेलल में, तो ये हो गया 2R + 2R/3, तो 14R/3 ऊपर वाला हो गया तीनों, है ना? नहीं सॉरी 8R/3, 8R हाँ सर 8R। 8R/3 और फिर ये आर के साथ पैरेलल में है, हाँ सर, तो 8/11 बराबर हो जाएगा ऐसे। ठीक है भाई, तो पर ऑप्शन में 8/11 है। 8/15 ना 8/15 15 8/11 8/11 ही आ रहा है मेरा तो। हाँ 8/11 सो नीचे हाँ सर, वाला भी हमें भी 2R/3 8/11 ही आ रहा है। हाँ क्या तुम लोगों का 8/11 ही आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर 8/11 तो ये गलत दिया है। ऑप्शन में नहीं। ठीक है, एक बार इसको नोट से भी कर लेते हैं जस्ट टू बी श्योर कि हमने डीकपल करने में कोई कॉन्सेप्चुअल एरर तो नहीं कर दिया। वैसे लग तो नहीं रहा है मुझे। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये। सो नीचे वाला भी 2R/3 होगा ना? हाँ Because, सर हाँ सही कह रहा है, ओहो ये गलती हो गई ना। 2R/3, 8R/3 और 2R/3 है ना, तो ऊपर 16 है और नीचे 10 है, ये तो कुछ और ही आ गया। और नीचे एक 3 भी है, एक 3 भी है, बराबर 16/30 है, तो 8/15 है। हाँ सही है, 8/15 ही आ रहा है। ठीक है, ये तुम इसी कर दिया था। तो नहीं 4 आ रहा है ना, 16/4। 4 कैसे आएगा? 8 + 2 10, 8R/3 हाँ + सर, 2, हाँ 8 है, हाँ 8 + 2। ठीक है, तो करेक्ट है, नो इश्यूज, फाइन। हाँ फिर आ जाओ 60 से आगे। सर। वो 5 वोल्ट्स आप ऐसे सिमेट्री से बोल सकते हैं कि नोडल एनालिसिस करके फाइंड कर, जो नहीं अपन सिमेट्री से पूछे। बोला ना मैंने सिमेट्री से बोला हाँ सर ठीक। बेसिकली, क्योंकि जैसे ही मैंने देखा कि बैटरी के अक्रॉस ये पूरा राइट हाफ और ये पूरा लेफ्ट हाफ बिल्कुल मिरर इमेज है, हाँ सर। तो ये लेकिन ये वो वाले टाइप के मिरर इमेज नहीं है, मतलब ये वैसा मिरर इमेज नहीं है कि तुम बोलो कि ये और ये पोटेंशियल इक्वल है, राइट? ऑब्वियसली दिस इज अ लोअर पोटेंशियल देन दिस, राइट? उसको सर वो हम लोग 10 ना और मतलब x और 10 - x लिख सकते हैं ना। हाँ लेकिन ये तो तब भी कह सकते हैं कि बीच में 5 ही होना चाहिए। जब कोई भी प्लेन बैटरी को बीच में कट करके जाएगा और वो दोनों तरफ मिरर इमेज होगा, तो उस प्लेन पे जो भी चीज आएगी वो 5 वोल्ट पे होगी। ये वो लॉजिक है जो मैंने अभी बोला कि तुम अगर 5 नहीं मान रहे हो कहीं पर, तो तुम या तो 5 से ज्यादा मानोगे या 5 से कम मानोगे, तो फिर हम बैटरी उल्टी करके और तुम्हें इसके सर्किट के पीछे भेज देंगे, तो तुम्हें कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दे जाए, हाँ सर। राइट? पर सो सर, पर आपने एक लॉजिक बताया था कि अगर ऐसे आर्टिसन कॉर्नर पे ये करना है, तो अगर हम ऐसे हैंग करते हैं उससे बैटरी को, ऐसे रेडियो होता है ना, हाँ हाँ हैंग हाँ करते हाँ हाँ हाँ, उस लॉजिक से, तो वो दो आपने LHRS देखा है, वो तो इक्विपोटेंशियल नहीं हो जाएगा वो लाइन। नहीं होंगे ना इक्विपोटेंशियल नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सिमेट्री परफेक्ट सिमेट्री होगी तो इक्विपोटेंशियल होगा। देखो, जब हमने वो क्यूब वाला प्रॉब्लम किया था, इफ यू रिमेम्बर, हम्म। तो मैंने शायद क्यूब को रेडियो की तरह लटकाया था, क्यूब ऐसे है और हम क्यूब के एज पे निकाल रहे थे, बराबर? हाँ सर। तो जब तुमने क्यूब के एज पे बैटरी लगाया इस तरीके से, तो अब जब तुम इसमें ये वाला प्लेन डालते हो ना, ये वाला प्लेन, हाँ। तो क्या है कि बैटरी भी उस प्लेन के अंदर चली गई है। ओके। तो मतलब उधर का चीज और इधर का चीज बिल्कुल एकदम मिरर इमेजेस है। हाँ सर समझ। लेकिन अगर तुम ऐसा प्लेन डालोगे जो इसको क्यूब को ऐसे कट करेगा, यानी यानी बैटरी का पॉजिटिव उस प्लेन के ऊपर है और नेगेटिव उसके नीचे है, समझ रहे हो? हाँ वैसे नहीं कर, हाँ ठीक तो है। उसमें तभी भी है तो देखने में मिरर इमेज ही, क्योंकि क्यूब तो क्यूब ही है, हाँ। लेकिन एक तरफ में लंबा डंडा है, एक तरफ में छोटा डंडा है, तो इधर जनरली हायर पोटेंशियल्स है और इस तरफ जनरली लोअर पोटेंशियल्स है। हम्म। सर तो इसलिए दूसरा आपने जो बोला दैट इज बेसिकली कनेक्टिंग द बैटरी टू अ फेज डायगोनल ना। दूसरा कौन सा?
मतलब क्यूब नहीं और नहीं, बैटरी बैटरी वही रखा परपेंडिकुलर मैंने, है। बैटरी वही रखा मैंने। अगर तुम मैं बैटरी का चेंज नहीं कर रहा था, मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री का चॉइस चेंज कर रहा था। अगर तुम फेस डायगोनल भी लेना चाह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ, मान लो कि ऐसा सिचुएशन है एंड लेट्स से तुमने फेस डायगोनल के अक्रॉस बैटरी लगा दी, तो मान लो तुम्हारा बैटरी ऐसे जाके ऐसे लग गया होगा, फाइन। हाँ मैं ये कह रहा हूं कि इस सिचुएशन का प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनेगा, जिसमें बैटरी आएगी, ना कि ऐसा बनेगा जो बैटरी को भी बीच में से कट करेगा। समझ रहे हो? हाँ हाँ अगर हाँ तुम इसको इधर से देखोगे तो भी क्यूब के दोनों पार्ट तो क्यूब के दोनों पार्ट ही दिखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि उस सिचुएशन में बैटरी हमको ऐसे दिख रही होगी। समझे क्या कह रहा हूं? हाँ सर, समझा। और फिर जब हमारा प्लेन इसमें से जाएगा तो प्लेन के एक तरफ बैटरी का लंबा लाइन और एक तरफ छोटा लाइन आ जाएगा। तो हालांकि ज्योमेट्रिकली तो सिमेट्रिक है ये देखने में, भाई है ही ऑब्वियसली, ये भी शेप है ये भी शेप है, ये इसका मिरर इमेज है। लेकिन ये क्योंकि लंबा लाइन है और ये छोटा लाइन है, तो जनरली ये हॉटर साइड है। हॉटर से मेरा मतलब हायर पोटेंशियल, दीज आर जनरली द हॉटर और द हाई पोटेंशियल पार्ट्स एंड दीज आर द कूलर और द लो पोटेंशियल पार्ट्स। तो अगर तुम कलर के सेंस में सोचोगे तो ये जनरली रेड पार्ट्स हैं और ये ब्लूइश पार्ट्स हैं। तो परफेक्ट सिमेट्री नहीं है ना इधर, तुम नहीं कह सकते हो दिस बराबर दिस। यस सर। लेकिन अगर तुम्हारा प्लेन बैटरी में ही जा, बैटरी को प्लेन में रखते हुए तुम प्लेन बनाओ कि बैटरी प्लेन में ही आ जाए, वो प्लेन जिसमें बैटरी भी आ जाती है प्लेन के अंदर, तो ट्रूली सिमेट्रिक है इन द सेंस ऑफ बैटरी। अब इधर से देखो तो बैटरी तो कुछ नहीं दिखेगा कि भाई इधर लंबा इधर छोटा, बैटरी उसी प्लेन में चला गया है। तो अब ऑब्वियसली इधर जो भी पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इधर होगा। अभी समझ गए? यस। हाँ सर। ठीक है ना? ओके, अब आ जाते हैं आगे, बता दो 60 से आगे और 66 तक। 65। सर आप एक बार ब्रीफ में मतलब बोल से स्टेटमेंट फॉर्म में हम लोग कैसे याद रखें? देखो स्टेटमेंट फॉर्म में तो क्या रखोगे, इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं। स्टेटमेंट तो और ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा। सिमेट्री ऐसा चीज है विच इज जस्ट अ मैटर ऑफ जस्ट लुकिंग एट इट फ्रॉम द राइट पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर तुम ये बस ध्यान रख लो कि तुम अगर ये वाला सिमेट्री चाहते हो जिसके बेसिस पे तुम ये कह सको कि मिरर इमेज है और देयरफॉर इधर का पोटेंशियल इक्वल टू इधर का पोटेंशियल, अगर तुम वो वाली चीज करना चाह रहे हो, तुम ऐसा प्लेन से कट करना चाह रहे हो जिसके दोनों तरफ तुम बोल रहे हो मिरर इमेज है, हाँ और तो तुम मतलब सिमेट्री मतलब एक साइड से एक तो हम मतलब देख ऐसे रहे बोल नेक्स्ट सकते हैं साइड। ना? हाँ तो अगर तुम वो वाला सिमेट्री चाह रहे हो जिसमें दोनों, जिसमें कि बीच में प्लेन कट करे उसको, तो इधर का पार्ट इधर के पार्ट का मिरर इमेज दिखे, और ना केवल मिरर इमेज दिखे बल्कि मिरर इमेज देखो दो टाइप से, मैं बस अब इक्वल पोटेंशियल फाइनल। अगर चाहिए तो हाँ we can say ना कि the cut must be parallel to the terminals बैटरी, of the battery. बेसिकली द प्लेन मस्ट इंक्लूड द बैटरी इन इट, इट मस्ट नॉट कट द बैटरी, हाँ हाँ इट शुड नॉट कट द बैटरी। समझ गए तुम? क्योंकि अगर वो बैटरी को कट करेगा तो वो बेसिकली जो है एक साइड में हायर और दूसरी साइड में लोअर पोटेंशियल्स कर देगा बैटरी के कट से। समझ गए? हाँ तो सिमेट्री नहीं बन पाएगा। तो सिमेट्री नहीं बन पाएगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल सिमेट्री तो रहेगा ही भाई, प्लेन ही है वो, और क्यूब तो शेप है ही सिमेट्रिक, तो लेकिन बेसिकली पोटेंशियल्स के मामले में डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। तुम लोग एक काम करना, अच्छा देखो मैंने इस पे वीडियो बनाया है, मैं तुम लोगों को भेज दूंगा, उसका लिंक देख लेना। उसमें मैंने कलर वलर किया हुआ है इसको, और ऐसे करके बैटरी है। बेसिकली पॉइंट यही है, वैसे बना के तो मैं कितना ही बोल बोल के बता सकता हूँ। आइडिया ये है कि कलर्स हैं इधर, ये हॉटर टर्मिनल है तो ये सब रेडिश है ये वाला पार्ट, फिर पिंक और कलर से लोअर हो जा रहा है, और ये लोअर टर्मिनल है तो ये ब्लू है, और ये फिर थोड़ा पर्पल और वॉट है। अब जो प्लेन हम डाल रहे हैं अगर वो हम ऐसे डालेंगे कि वो बैटरी के थ्रू जाता है, बैटरी को कट कर देता है, तो इधर का साइड पे कोई पॉइंट और इधर का साइड पे कोई पॉइंट, इवन दो द क्यूब इज अ सिमेट्रिक शेप एंड दैट हाफ ऑफ द क्यूब इज अ मिरर इमेज ऑफ दिस हाफ ऑफ द क्यूब, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल इक्वल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक इस प्लेन में ही बैटरी में लंबा लाइन इस तरफ है और छोटा लाइन उस तरफ है। बैटरी सर, मतलब ये पार्शियल सिमेट्री हो गया ना कि मतलब हाँ, तुम ये कह सकते हो कि
इसमें तुम ये कह सकते हो कि ये जो है इसके मुकाबले जितना ठंडा है, ये इसके मुकाबले उतना ही गर्म है. लाइक एज यू गो फ्रॉम रेड टू ऑरेंज टू येलो, you go from blue to indigo to violet in the same proportion. rise equal to drop. हाँ, Rate of rise equal to yes, rate of ये drop. तुम कह सकते हो, but you can't literally equate these two because they are on either side of the plane, and one terminal of the battery is on one side of the plane and the other terminal, the battery is itself asymmetric. बैटरी तो asymmetric ही चीज है. तो अगर बैटरी तुम्हारा प्लेन ऑफ सिमेट्री के इधर उधर आ गया तो asymmetric हो ही जाएगी. लेकिन अगर वो प्लेन में ही बैटरी आ गई, अब तुम इसी सिचुएशन में इस बैटरी को ऐसे घुमा दो, वही जो मैं क्लास में रेडियो टाइप बोल रहा था ना, टेढ़ा करके घुमा दो ऐसे, और फिर ऐसा प्लेन डाल दो. समझ रहे हो? तो अब ये बैटरी उसी प्लेन में आ जाएगी जो ये प्लेन जा रही है. तो अब तुम कह सकते हो भाई यहाँ का पोटेंशियल और उधर का पोटेंशियल सेम होगा. नाउ यू अंडरस्टैंड? हाँ सर, अभी नहीं, अभी बैटरी बराबर से प्लेन है। है ना? अब तुम बिल्कुल प्रॉपरली कह सकते हो कि भाई ठीक है, ये रेड है, फिर इधर ऑरेंज है, तो इधर अगर येलो है तो इधर भी येलो है, इक्वली येलो है. उधर अगर ब्लू है तो उधर भी वही ब्लू है, क्योंकि ये प्लेन में बैटरी आ गई है प्रॉपरली. तो अब जब इसको इधर से देखा जाएगा तो बैटरी का एसिमेट्री दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो तो प्लेन में ही चला गया. हाँ। फाइन, ठीक है. यस सर। ओके. अब ये बता दो, इसमें 66 तक और कोई डाउट है किसी को? 67। 62 क्या बोलो? 62 में है रेजिस्टेंस ऑफ ऑल वायर्स बिटवीन टू एडजेसेंट डॉट्स इज आर, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. हाँ, तो ये तो ठीक है ना, सारे वायर के बीच में आर 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 है, तो बाहर वाले पार्ट्स जो है वो सीरीज में हो जाएंगे. देखो ऐसा ऐसा बनेगा. स्टार बनाया था हमने. ठीक है. राइट, और यहाँ के बीच में तुम निकालना. तो सब आ रहे हैं ये, तो ऑब्वियसली ये देख रहे हो, ये और ये सीरीज में, तो ये 2R हो गया. ये और ये सीरीज में, तो ये 2R हो गया. फिर ये 2R इस R के साथ पैरेलल में, ऐसे ये 2R इस R के साथ पैरेलल में, R R, तो ये दोनों 2R हो गए. 2R R के साथ हो गया 2R/3, तो ये पूरा स्ट्रक्चर हट गया यहाँ से. समझा? सिमिलरली ये भी 2R/3 हो गया और ये पूरा स्ट्रक्चर हट गया. अब ये 2R/3 और ये R सीरीज में, फाइन. तो 4R/3, तो 7R/3. तो बेसिकली इधर से इधर तक एक 7R/3 हो गया. बाय सिमेट्री उधर से भी 7R/3 हो गया, और अभी दोनों पैरेलल में हो गए, तो ये 7R/6 हो गया. ठीक है. फिर बोलो 67 से लेके 72 तक कौन सा? सर इस क्वेश्चन में एक रेजिस्टेंस बीच में भी है ना? बीच में कहाँ पर है? अच्छा, बीच में है ना, तो ठीक है, बीच में रुक जाते हैं. मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर. यहाँ रुकना पड़ेगा. यहाँ तक आ गए थे हम, तो ऐसे बना लो, ये R R R. फिर यहाँ पे तुम्हारा 2R/3 था, यहाँ पे भी 2R/3 था, और ऐसे यहाँ पे 2R/3 था, और यहाँ पे भी 2R/3. तो ये तो 4R/3 हो. बेसिकली तुम्हारे पास आ गया R R R 4R/3 4R/3. ऊपर वाले को 2R लिख सकते हैं ना? लेकिन टेंशन नहीं है, क्योंकि यार हटेगा, क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, यार हटना ही है. बैटरी भाई तुमने ऐसे ही तो लगाया होगा. हाँ, ऐसा टेढ़ा करके देख लो इसको. 4R/3 इक्वल्स टू R/R, तो ये किसी काम का नहीं. अब ये 4R/3 R के साथ सीरीज में 7R/3, ये 4R/3 R के साथ सीरीज में 7R/3, और वो पैरेलल में 7R/6. ठीक है. अगेन बाय सिमेट्री, मतलब ये तो मैं पहले भी कह सकता था, इवन बिफोर अराइविंग एट दिस पॉइंट, व्हेन यू लुक एट दिस ड्राइंग यू कैन अगेन सी. देखो बैटरी तुम यहाँ और यहाँ लगा रहे हो, फाइन. यस। तो ये प्लेन जो है बैटरी इसमें आ जाएगा पूरा. हाँ। बैटरी का हाँ, प्लस वो plane माइनस, में होगा। बैटरी का प्लस माइनस इसके इधर उधर थोड़ी आएगा, इसी में आ जाएगा. मान लो ऐसे यहाँ से ऊपर आ रही है एक वायर मेरी तरफ, फिर उसी में बैटरी का प्लस लगा है, फिर इसी में माइनस लगा, और फिर इधर से वायर नीचे जा रही है इसमें. समझ गए क्या कह रहा हूँ?
हाँ तो वो मतलब बैटरी वो जो है, प्लेन के जस्ट पीछे है, प्लेन में उसके। हाँ हाँ ऐसा बना लो ना, इसको स्टार को टेढ़ा बना लो। तो मैं कह रहा हूँ बैटरी तुमने ऐसे लगा रखी है, समझ गए? यस। तो जब मैं ये प्लेन डालूंगा इसमें तो बैटरी तो उसी प्लेन में आ जाएगी, तो बैटरी से तो कोई सिमेट्री नहीं आ रही होगी। फाइन। हाँ वो परपेंडिकुलर लाइन व्हीटस्टोन हो ही गया। तो अब देयरफॉर ऑटोमेटिकली यू कैन से यहाँ का पोटेंशियल इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल। क्यों नहीं, ऑफ कोर्स इधर का पोटेंशियल इक्वल टू इधर का पोटेंशियल, बराबर, समझ रहे हो? सर हम किधर से देख? हम यहाँ से देख रहे हैं ये बैटरी, ये वाला ड्राइंग समझे, नीचे वाला। हाँ तो अब अगर तुम बोलोगे कि भाई बैटरी का लोअर एंड पे कुछ 0 पोटेंशियल है और इधर कुछ 10 पोटेंशियल है, तो वो 10 जब इधर से पहुंचेगा तो 10 के पास क्या ऑप्शन है इधर जाने का, सेम ही तो है, हाँ सर हाँ। समझ गए? बेसिकली वही बात जो पीछे डिस्कशन हो रहा था, तुमने वो प्लेन पकड़ा है जिसमें बैटरी आ जा रही है, ऐसा प्लेन नहीं पकड़ा है जिसमें बैटरी का एक पार्ट उस प्लेन के एक तरफ आ रहा है और दूसरा पार्ट प्लेन के दूसरी तरफ आ रहा है, प्लेन में ही बैटरी है। तो इधर का पूरा हाफ पोटेंशियल में उधर के पूरे हाफ का कॉपी होगा, पोटेंशियल में कह रहा हूं, समझ गए? हाँ फाइन। 67। तो फिर जो है 67, ये भाई ये क्लास में किया था हमने। पहले जो बोल दो कि भाई ए बी के बीच में सी इफेक्टिव है। सर एक फिर मिनट, पिछले पेज पे भी डाउट है बोलो। सर। 64 हम अभी कर सकते हैं 64 कहाँ गया? हाँ कर सकते हो, सर, तो डाउट है। ट्राई कर लो, ट्राई किया? हाँ हाँ ट्राई किया है। 64 भी 65 भी। 65 तो बेसिक क्वेश्चन है। पर बीट सर स्टोन पे 65 में बीच में लगा है, वो रेजिस्टर के बीच में लगा है। नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है, उतना ड्राइंग पे मत पर्टिकुलरली देखा करो। तो रेशियो ही पूछा है। कहाँ पे वो कह रहा है, वो कह रहा है कि a point E lies on CD such that a uniform wire of resistance 1 ohm is connected across AE such that if a uniform wire of resistance 1 ohm is connected across AE and constant, हाँ वैसे ही है, बीच में लगा है, क्योंकि देखो ऊपर भी तो पढ़ो क्या लिखा है, रेजिस्टर नहीं है, वायर ही है जिसका यूनिफॉर्म वायर ही है जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है हर साइड का, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है राइट, रियलिटी में तो। हाँ सर। बराबर। सर तो तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं इंटीग्रेट क्यों करना पड़ेगा, हर वायर में रेजिस्टेंस है, तुमने ये रेजिस्टर छोड़ दो, जो ड्राइंग में रेजिस्टर बना हुआ है ना उसको जाने दो, तुम सीधे स्क्वायर बना दो और ए लाइन बना दो। फाइन। सर आपका फ्रीज फ्रीज। ये मैंने ड्राइंग नहीं किया कुछ एक्चुअली, मैं तो बोल ही रहा था, अच्छा उनको ड्राइंग कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो जो ड्राइंग उन्होंने बनाई है उसमें तुम ये जाने दो कि उन्होंने रेजिस्टर बना रखे हैं तुम्हारे हिसाब से, वो क्योंकि लिखा हुआ है ना, दे आर ऑल यूनिफॉर्म वायर्स। फाइन। यस। और हर एक वायर का रेजिस्टेंस उसने दिया है 1 ओम है। अब वो कह रहा है कि ई ऐसा पॉइंट है इस वायर पे सच दैट कि उधर से अगर एक और वायर यहाँ कनेक्ट कर दिया जाए जो खुद 1 ओम का है, तो वो इसको स्प्लिट करेगा ना इनटू एक्स ओम एंड 1 माइनस एक्स ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो रो एल बाय ए होता है। हाँ हाँ समझा। समझे? रेजिस्टर पे नहीं हाँ लगा सर हुआ है, हो वो जाएगा हो जाएगा। वायर ही खुद रेजिस्टेंस है। तो अगर उसका, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो भाई अगर मीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम में है तो एक्स मीटर का रेजिस्टेंस एक्स ओम होगा। तो तुमने मान लो ऐसा लगाया कि उधर से एक्स रेजिस्टेंस पे लगा दिया, तो उतने का रेजिस्टेंस एक्स ही रेजिस्टेंस हो गया, मतलब 1 के प्रोपोर्शन में कर रहा हूँ एक्स, अगर 4 दिया होता तो एक्स बाय 1 इंटू 4 कर देता, है ना? तो बाकी बचे वायर का रेजिस्टेंस 1 माइनस एक्स। अब वो कह रहा है कि ऐसा सिचुएशन हो गया
कि बी और ई इक्विपोटेंशियल हो गए, तो पार्शियल का केवीएल तो बी और ई वो बोल रहा है कि बी और ई इक्विपोटेंशियल हो जा रहे हैं, ई और ये इक्विपोटेंशियल हो जा रहे हैं, तो लगा लो अब उसमें क्या टेंशन है ना। कांस्टेंट पोटेंशियल लगाए ए और सी पे, टू ई पोटेंशियल का B2 ई का केवीएल 0 कर देंगे ना। हाँ, तुमने बैटरी यहाँ पे लगाया, ऐसे करंट आ रहा होगा और ऐसे निकल रहा होगा, और समहाउ जो है यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया। फाइन। तो लगा लो इसमें केवीएल लगा लो, बट आई थिंक कि इसमें ऐसे भी हम शायद शॉर्टकट में कह पाएंगे किसका पोटेंशियल पोटेंशियल लगाए ए और सी पे, और बी और ई इक्व पोटेंशियल हो। सर हाँ। सिंस दोनों मतलब परफेक्ट क्यूब है तो दोनों में करंट भी सेम ही जाना चाहिए ना, तो डायरेक्टली पोटेंशियल इक्वेट कर सकते हैं क्या? कौन दोनों में करंट सेम जाना चाहिए? राइट हैंड साइड ब्रांच और लेफ्ट हैंड साइड ब्रांच में। नहीं, इक्वल नहीं है ना, अब ई तो एक अजीब जगह लगा हुआ है, ये पूरा नहीं ब्रांच का नहीं, टोटल A to D करंट सेम ही जाएगा और A to B भी करंट सेम ही जाएगा ना। नहीं जाएगा ना, कैसे जाएगा? सर क्योंकि D to C मतलब एक्सटर्नली अगर देखे तो वो तो 1 ओम का ही रेजिस्टर है ना। अब ये लग गया ना बीच में, अच्छा नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ वो इन्फ्लुएंस करेगा। अगर ये सी पे लगा होता सीधे या नहीं लगा होता तब तो तुम कह ही देते कि दोनों तरफ सेम करंट जाएगा, अब तो नहीं जाएगा। लेकिन अब ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो कह रहा है कि बी और ई का सेम पोटेंशियल है तो चिपका तो सकते ही ना इनको, पिचका के सर्किट को, समझे तुम हाँ लोग? तो पिचका दो, तो ये एक्स और 1 पैरेलल में आ जाएंगे, बराबर। हाँ वो बल्ज कर जाएगा जब हम पिंच करेंगे हाँ, तो जब पिंच करेंगे, जब बी और ई को पिंच करेंगे, इधर से बी को दबाएंगे और इधर से ई को दबाएंगे ताकि पास आएंगे, तो ये जो है 1 और एक्स पैरेलल में आ जाएंगे ऐसे, सही है, और बी और ई टच हो गए यहाँ पर। फाइन। और फिर ये वन और ये 2 माइनस एक्स ये पैरेलल में आ जाएंगे, ये तो 2 माइनस एक्स है ही। सीरीज ना। नहीं नहीं, ये सीरीज में ये और ये पैरेलल में आ जाएंगे ना, ये और ये और ये, हाँ 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 तो हाँ 2 सर। माइनस एक्स और 1 पैरेलल में आ जाएंगे। समझ गए तुम लोग? अभी ठीक है? और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे मतलब परफेक्ट क्यूब से, हाँ, लेकिन वो और फिर निकालना नहीं उससे है हमको, हमें क्या कहना है, हमें कुछ लेंथ्स के बारे में कहना है कि सीई बाई डी। हाँ तो ठीक है, सीई ये बाई resist- डी, सीई बाई डी। so मतलब x by 1/x ही निकालना है ना। एक्स बाय 1 माइनस एक्स ही निकालना है, हाँ। एक्स बाय 1 माइनस एक्स ही निकालना है। तो अब इन एनी केस तुम कुछ करंट वरंट डाल के इसमें वो कर दो भाई, टोटल रेजिस्टेंस तो मिल ही गया तुम्हें, है ना, राइट। हाँ सर। टोटल रेजिस्टेंस अगर मिल गया है तो टोटल करंट भी आ जाएगा, टोटल करंट आ जाएगा तो फिर किसी में भी करंट आ जाएगा, और जब इस ब्रांच में करंट आ जाएगा और इस ब्रांच का करंट आ जाएगा तो एक्स बाय 1 माइनस एक्स भी मिल जाएगा, क्योंकि तुम बी और ई का पोटेंशियल इक्वेट कर रहे हो। बेसिकली हो जाएगा, कोई इसमें वो नहीं, केवीएल लगा दो या कुछ भी करके बी और ई का पोटेंशियल आपस में इक्वेट करना है, राइट। सर पर हम रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल नहीं लगा सकते ना, नहीं तो पाइथागोरस का आंसर आ जाता, पर इधर तो नहीं। मतलब अगर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ तो रेजिस्टेंस को लेंथ से नहीं वैसे नहीं, डायरेक्टली ड्राइंग नहीं नहीं, ड्राइंग की लेंथ से नहीं जाना है, जो डेटा की लेंथ है उससे जाना है।
ड्राइंग की लेंथ में मत जा, डेटा में जो लेंथ दी हुई है। हाँ अब ये सर तो जी। बोला ही है कि एबीसीडी में वायर जो है सारे 1 ओम के हैं और वो स्क्वायर है, लेकिन अब तुमने एई भी लगा दिया, वो तो उनसे डिफरेंट लेंथ का है, लेकिन उसको भी उसने 1 ओम का बोला है, तो प्रॉब्ली उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग होगी, हाँ वो तो तू लेंथ के प्रोपोर्शन में तो उधर नहीं कर पाएगा, है ना, यस सर। क्योंकि उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही अलग है। एक ही वायर के लिए ठीक है, जैसे मैंने डीसी और डीई और ईसी को बोल दिया कि भाई एक्स और 1 - x में स्प्लिट हो गया, क्योंकि वो एक ही मटेरियल का वायर है, मगर यहाँ पे नहीं चल पाएगा क्योंकि इसका ऑब्वियसली कुछ सीन अलग है डायगोनल वाले का। अच्छा 64 जो है उसमें क्या करो कि बेसिकली ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई नहीं किया है तो ठीक से ट्राई कर लो। तुम्हें तो ये ट्राई कर लेते हैं। दोनों ग्राफ्स को मर्ज करना है एक तरीके से, क्योंकि सीरीज में चिपका रहे हो ना, सीरीज में क्या क्या सेम होता है एलिमेंट्स में, करंट करंट। अब तुम्हारा ग्राफ जो है आई और वी का बना हुआ है, तो अब इस तरीके से मर्ज करना है ग्राफ्स को कि करंट दोनों में सेम हो जाए, तो वोल्टेजेस ऐड हो जाएंगे, बराबर वही तो होता है जब सीक्वेंस में लगे होते हैं दो रेजिस्टर या कोई भी दो एलिमेंट्स, तो उन पूरे के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दोनों के इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप्स का एडिशन होता है, सम होता है, और करंट दोनों में सेम होता है। तो ग्राफ्स को इस तरीके से मर्ज करो समहाउ कि दोनों के थ्रू का करंट सेम हो जाए और दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल ऐड हो जाए, दैट विल गिव यू द कंबाइंड ग्राफ। सो थिंक अबाउट इट, नहीं होगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे हाँ बाद में। सर फिर ट्राई करते ट्राई। 67 से 72 तक कोई डाउट है? तो 67 में अपने क्लास में वो के वाला पता नहीं आप। कौन सा वाला? 67 67 क्लास में किया था, देख क्या कर 1 से, एक सेकंड रुक दो। सर वो के को मतलब एंड एंड करा रहा तो 0 हो जा रहा है फिर। एक सेकंड रुक दो। इसमें मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है, तुम बोलो कि यहां से यहां के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है आर, राइट, इक्विवेलेंट। यस। तो अब अगर यहां और यहां कट कर देंगे और पूरा में सब जगह के है, के है, पहले तो 1 1 था, 1 1 फिर के फिर के स्क्वायर, तो इतने पार्ट में यानी सी डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली के आर ए भी होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे में से अगर के कॉमन निकाल लें, समझ रहे हो, तो ये तो वही स्टोरी बन गई जो यहां से थी। तो देयरफॉर हाँ तो देयरफॉर हम ये कह देंगे कि हमारा सर्किट जो है इफेक्टिवली है ए बी R1 R2 और उसके बाद जो है सीधे के आर, वेर आर इज द टोटल आर इफेक्टिव बिटवीन आर ए बी, फाइन। आर बीइंग द टोटल रेजिस्टेंस, जो आंसर आने वाला है। अब इनको कंबाइन करो कि के आर इंटू R2 बाई के आर प्लस R2, ये दोनों का पैरेलल, प्लस R1, लेकिन ये पूरा के आर ही होना चाहिए, सही है।
सॉल्व क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही सॉल्व करना नहीं है। सर सॉल्व कर लेंगे हाँ। सर ठीक है। पूरा आर होना चाहिए ना, आर हमने ए टू बी पूरा आर बीच होना चाहिए, वाले पूरा आर होना चाहिए, पूरा आर होना चाहिए, माय बैड। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लो इसको, मिल जाएगा आर। सर आप क्वाड्रेट 66th वन कर देंगे। 66th. In order to increase the resistance of a given wire of uniform cross section to 4 times its value, a fraction of its length is stretched uniformly till the full length of the wire becomes 3/2 times the original length. What is the value of this fraction? हाँ तो ठीक है, रो एल बाई ए तो करना है और टोटल रेजिस्टेंस चेंज करनी है और सीरीज में कर लेना है। ओके सर। 4 टाइम्स इट्स वैल्यू करना है, तो इसकी एक फ्रैक्शन लेके उसको यूनिफॉर्मली किया टिल द फुल लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स 3/2। वॉल्यूम भी कंजर्वेशन करना पड़ेगा आई थिंक, तो ऐसे कर ले, सिंस इट्स व्हाट बिकम्स ओके टिल सर। द फुल लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स 3/2। अच्छा ठीक है, तो ऐसे कर लो। वो कह रहा है कि एक वायर था, उसका कुछ एल है और कुछ ए है, तो वो कह रहा है कि इसका कुछ रेजिस्टेंस है जो कि ऑब्वियसली रो एल बाई ए। अब मैं इसकी रेजिस्टेंस 4 टाइम्स करना चाहता हूँ। कैसे करना चाहता हूँ? मैं इसका एक सेक्शन यहां से यहां तक एक्स तक जाऊंगा और उसको क्ले, इमेजिन कर ले क्ले का बना हुआ है, क्ले का, तो इसको दबा दबा के पतला और लंबा कर दूंगा सो दैट यहां से यहां तक तो वो वैसे ही रहेगा, उसके बाद का सेक्शन ऐसा हो जाएगा। समझ गए क्या हो गया? हाँ सर। सो दैट कि अब ये पूरी लेंथ जो है 3l/2 हो गई है, दिया है उसने कि सो दैट द टोटल लेंथ ऑफ द थिंग इज नाउ 3l/2 एंड ऑल्सो दिस पार्ट इज स्टिल l/x। फाइन, क्योंकि तुमने x पे किया ना, तो ये तो l/x था ही, वो तो छोड़ दिया तुमने वैसे ही। हाँ हाँ सर। और टोटल इसका अज्यूम कर रहे हैं, हालांकि लिखा नहीं प्रॉब्लम में, बट समहाउ अज्यूम कर रहे हैं कि इसका टोटल वॉल्यूम सेम रहेगा, यानी बाद पहले का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम सेम है। मतलब एक तरीके से बोल रहे हैं कि डेंसिटी सेम है, मास कंजर्वेशन है। तो वॉल्यूम अगर कंजर्व करोगे तो तुम बोलो कि अब जो है ये कितना लेंथ हो गया। अगर टोटल 3l/2 है जिसमें से ये l - x है, तो ये हो गया l/2 + x। सही है? हाँ सर। और अब बोले इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर a प्राइम हो गया है दबाने से, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया इतने पार्ट का? a प्राइम इंटू l/2 + x, और इधर का वॉल्यूम कितना है? a इंटू l - x, और टोटल वॉल्यूम कितना था? al पहले। तो इससे तुम्हें a प्राइम और x में एक रिलेशन मिलेगा। फाइन, अभी पता नहीं है ये एरिया कितना है। और दूसरा रिलेशन इससे मिलेगा कि हम इस पूरी की रेजिस्टेंस पहले की 4 टाइम्स करना चाहते थे, तो थिंक ऑफ दिस एज वन रेजिस्टेंस इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस, दीज टू, which means to which by which I mean to say कि इसका रेजिस्टेंस तुम लिखोगे रो L बाय A। फाइन, इस पार्ट का, और यस इसका लिखोगे रो L/2 + x बाय A प्राइम। समझ गए? और ये मिलके हो जाना चाहिए 4 टाइम्स रो L बाय A, पुराना का 4 टाइम्स। ये एक और रिलेशन है A प्राइम और x में। गॉट इट? यस सर। बस x आ जाएगा फिर 67 से 72 तक और कोई डाउट? ये सब तो इसके तुमने करनी नहीं है अभी, है ना, क्योंकि इसमें तो ये पोटेंशियोमीटर हाँ और ये सर सब, लास्ट वाला नहीं। तो बस यहीं तक दिया था कि एक्सरसाइज 1 में से? नहीं फिर दिया नहीं था, हाँ मतलब सर। आपने इससे कम दिया था, पर आज बोला कि हाँ पूरा हाँ, पोटेंशियोमीटर वाले तो भी करने नहीं, तो छोड़ ही दो फिर, इसमें से तो कुछ है नहीं और। अच्छा, और कोई डाउट है? फिर एससी में से बता दो कुछ डाउट है अगर तो। हाँ सर एक एक्सरसाइज 4 में कॉन्सेप्चुअल डाउट है बता। सर। 25th क्वेश्चन एक्सरसाइज 4। सर HCV मतलब अभी बहुत ज्यादा डाउट होगा नहीं, तो मतलब एक्सरसाइज 2, 3, 4 ले लो ना। ठीक है, चलो वैसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज 2 कर लेते हैं। चलो सर नहीं, पर पूरा नहीं हुआ एक्सरसाइज 2, 3, 4, अभी तो एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 2 भी नहीं हुआ है, ठीक है।
तो चलो एक काम करते हैं ना, HCV में से करते हैं, हमारे पास और है करीब आधा घंटा रफली, या थोड़ा टाइम और, जितने हो जाएंगे HCV में से उतने कर लेते हैं, बाकी देखा जाएगा। एक्सरसाइज 4 में तो क्या पूछ रहा है, कौन सा 25? हाँ सर 25। हाँ इसमें क्या है, वो वही है, होमोजेनस वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ना, तो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शन सर में। होमोजीनियस है मतलब हम लोग AB के बीच में एक सिंगल रेजिस्टर ले सकते हैं। हाँ यस, ये वो प्रॉब्लम है तो जहाँ पे मतलब लेंथ के प्रोपोर्शन में ही रेजिस्टेंस लेनी है लिटरली, तो जितना लेंथ है उसी को रेजिस्टेंस हाँ मान लो। मटेरियल भी सेम है तो मटेरियल भी सेम है ना, तो जो लेंथ है वही रेजिस्टेंस है। अच्छा बट सर मतलब DC और AB का लेंथ तो सेम ही लग रहा है ना। DC और AB का लेंथ सेम ही है और रेजिस्टेंस भी सेम ही है उनका, तो करंट थोड़ी सेम है उनमें। अच्छा सेम है ना लेंथ, अच्छा रेजिस्टेंस अलग करंट रहेगा। नहीं, रेजिस्टेंस सेम है दोनों का, AB और DC का लेंथ सेम है तो उनकी रेजिस्टेंस सेम है। हाँ हाँ, तो फिर करंट अलग, हीट भी सेम होना चाहिए ना। करंट अलग अलग है ना, करंट क्यों सेम है उन अच्छा दोनों में? हाँ, सर्किट में अलग अलग जगह लगे हैं, वो एक बैटरी के बाजू में लगा हुआ है, एक दूर लगा हुआ है, तो करंट तो सेम नहीं होगा तो उनमें। मेथड ऑफ अप्रोच मतलब वही रहेगा ना, सिमेट्री करंट अज्यूम जैसे, करके ऐसे ही कर लो, हाँ कि सिमेट्री से पहले निकाल लो, हाँ बीच का वो डीकपल कर ओके दो सर। चाहो तो। हाँ ठीक है, तो एक्चुअली एक्सरसाइज ये 2। वही प्रॉब्लम है जो अभी डाउट किया था मतलब हाँ हाँ उसे उसी हाँ उसी उसी टाइप का, तो एक्सरसाइज 2 का बता दो, चलो एक्सरसाइज 2 करके खत्म कर लेते हैं आज। एक्सरसाइज 2 में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने दिए थे करने को, या कुछ रेलिवेंट है हमारा? हाँ सर जो आपने दिया था वो हो गया पर पूरा नहीं कर पाया मतलब ठीक है बता दो, 2 में से बता दो, कोई कोई डाउट अगर है। 20 सेकंड वाला। हाँ 22। 22, हाँ ठीक है। वेरिएबल एरिया वाला। हाँ तो देखो ना, ये तुम लोग समझ गए कि इससे पिछला क्वेश्चन भी जो है, अगर तुम देखोगे बेसिकली ये तो बात तुम समझ रहे हो, आई थिंक मैंने क्लास में बोला होगा कि करंट जो है हर जगह सेम होगा, हाँ ये बोला था। ये हीट करंट में भी ट्रू होता है, इसमें एरिया वेरिया का कोई रेलेवेंस नहीं, क्योंकि अगर करंट हर जगह सेम नहीं होगा तो फिर चार्ज का कंजर्वेशन वायलेट होने लग जाएगा। मान लो कि भाई कुछ भी टाइप का वो है तुम्हारा, वायर का कुछ भी गंदा सा शेप है, डजेंट मैटर, कहीं मोटा है कहीं पतला है, अगर ये क्रॉस सेक्शन पे जो करंट है और ये जो क्रॉस सेक्शन पे करंट है वो सेम नहीं हुआ, करंट मान लो ऐसे चल रहा है, तो जो इस रीजन के अंदर घुसता हुआ करंट है इधर से, और जो इधर से निकलता हुआ करंट है, वो अगर सेम नहीं हुए तो या तो इस रीजन के अंदर चार्ज कंज्यूम हो रहा होगा या चार्ज प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो इसीलिए करंट जो होता है वो तो वायर में हर जगह सेम होता है, उसका ना वायर के मटेरियल से कोई लेना देना होता है, ना वायर के क्रॉस सेक्शन से कुछ लेना देना होता है, वायर की प्रॉपर्टीज आगे जाके चेंज भी हो रही हो, रेजिस्टिविटी चेंज हो रही हो, एरिया चेंज हो रहा हो, स्टेडी स्टेट कंडीशन ये होती है। मतलब जितना अंटर करे उतना एग्जिस्ट करना। बिल्कुल, और ये हर सेक्शन के लिए ट्रू है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वायलेट नहीं करना है। तो अब अगर ऑब्वियसली अब करंट सेम हो गया तुम्हारा, तो करंट तो सेम है, लेकिन अगर कहीं पे एरिया कम है तो उधर करंट डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी नेचुरली, बिकॉज करंट को बंच होना पड़ेगा छोटे से एरिया में, फिर आगे जाके फैल जाएगा वो पानी के फ्लो की तरह। तो अब तुम अगर इस प्रॉब्लम को देखो जो दिया हुआ है ये वाला, सारे इसमें सीरीज में होंगे। हाँ, तो इसमें जो है ऑब्वियसली क्या हो रहा है, एक आइसोट्रोपिक मटेरियल है, होमोजेनस है, और तुमसे एक डिस्टेंस x फ्रॉम द लेफ्ट एंड पर वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, पोटेंशियल बता दो, और हीट जनरेशन का रेट बता दो एज अ फंक्शन ऑफ x। फाइन, तो पहली बात तो यह है कि क्योंकि करंट इसमें हर जगह सेम है, तो एज सच क्योंकि एरिया बढ़ रहा है लेंथ के साथ, तो j कम हो रहा होगा, j मस्ट बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। अग्रीड? हाँ इवन E मस्ट हाँ डिक्रीज देन। एंड देन बाय ओम्स लॉ, क्योंकि होमोजेनस है तो सिग्मा तो इसका हर जगह सेम ही है, मतलब सिग्मा इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, होमोजेनिटी का मतलब है ये। सर पर नहीं नहीं तो देयरफॉर क्योंकि j तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x है तो e भी डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x होगा। सही है?
हाँ सर। अब लेकिन ये पॉसिबिलिटी, हालांकि इस प्रॉब्लम में तो कोई पंगा है नहीं, नहीं पंगा अभी भी है। इन्होंने जो डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स बनाया ना ई के लिए, वो इन्होंने लीनियर बनाया है, ई लीनियरली फॉलिंग बनाया है इन्होंने एक्स के साथ ऐसे। लेकिन तुम ये सोचो कि क्या तुम्हारा ये जो तुम्हारा बेसिकली क्या है, करंट हर जगह सेम है, सर मतलब एरिया भी तो लीनियरली ही इंक्रीज हो रहा ना। नहीं नहीं, एरिया क्यों लीनियरली इंक्रीज हो रहा है? नहीं, स्क्वायर के टर्म में तो हाँ, वो एरिया exponent- रेडियस लीनियरली इंक्रीज हो रही है, हाँ हाँ तो हाँ एरिया तो क्वाड्रेटिकली इंक्रीज हो रहा है। और हाँ हाँ दूसरी समझा। दूसरी बात ये भी है, देख दूसरी बात ये भी है कि अगर एरिया लीनियरली भी इंक्रीज हो रहा होता, इफ एट ऑल मान लो, अगर वैसे यहां तो नहीं है, बट अगर एरिया लीनियरली भी इंक्रीज हो रहा होता तो भी तेरा ई में डिक्रीज लीनियर नहीं हो सकता था। क्योंकि मान ले कि तू कह रहा है कि भाई करंट जो है वो कांस्टेंट है, यानी करंट डेंसिटी इनटू एरिया कांस्टेंट है, और तुम कह रहे हो एरिया इज इटसेल्फ अ लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, सो यू आर सेइंग एरिया इज लेट्स से अल्फा एक्स इटसेल्फ, नॉट अल्फा एक्स स्क्वायर, व्हिच इट एक्चुअली इज, बट लेट अस से वी टेक योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड से अल्फा एक्स है, ये कह रहे हो एरिया लीनियर इन एक्स है, हाँ सर। तो भी तो करंट डेंसिटी इनवर्स इन एक्स आएगा ना। हाँ जिसका ग्राफ ये थोड़ी हो सकता है, ये होगा। हाँ सर। समझ गए? हमें ये ग्राफ तो ऐसे फंक्शन का है जिसमें लीनियरिटी ही है बट विद अ नेगेटिव साइन। समझा सर। राइट, बल्कि और हमारे केस में तो इनफैक्ट ये भी नहीं है, हमारा तो ये बनना चाहिए, क्योंकि हमारा एरिया एक्स का क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो हमारा जे एक्स का इनवर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो हमारा ई भी एक्स का इनवर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो इसलिए तुम्हारा ए ऑप्शन गलत है ऑब्वियसली। अब हीट लिबरेटेड की बात करते हैं, दो बीच के ऑप्शन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो पोटेंशियल की भी बात हो जाएगी। पोटेंशियल का जहां तक क्वेश्चन है, तो तुम ये कह सकते हो कि करंट तो सेम ही है, लेकिन अगर इसको स्लाइस कर दिया जाए छोटे छोटे रेजिस्टर्स में, तो क्योंकि उनके हर रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस जो होती है वो रो एल बाय ए होती है, तो सबका पोटेंशियल एल इंक्रीज कर जाएगा। हाँ, करेक्ट, सबका एल तो सेम ही है, रो भी सबका सेम है, लेकिन एरिया जो है हमने अभी देखा इनवर्स एक्स स्क्वायर से फॉल बढ़ रहा है, सॉरी बढ़ रहा है एक्स स्क्वायर से, तो यानी इसकी रेजिस्टेंस जो है आगे चलते चलते इनवर्स एक्स स्क्वायर से घट रही है। तो अब हर एलिमेंट में करंट तो आई 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 है, लेकिन सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो कि आई आर होगा, तो वो आई इंटू आर, लेकिन आर जो है रो एल बाय ए और ए इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो पोटेंशियल भी ऐसा कुछ आना चाहिए। समझ गए क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। फाइन। या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि फील्ड तुम्हारा इनवर्स एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो पोटेंशियल जो है उसका इंटीग्रल होना चाहिए, तो इसलिए वो इनवर्स एक्स टाइप फंक्शन आना चाहिए। और अब बचा हीट, तो हीट जो है वो तुम्हारा आई स्क्वायर आर है। अब आई तो हर जगह सेम है, तो बस आर के ही प्रोपोर्शनल आई, तो वो भी ऐसा ही कुछ फंक्शन आना चाहिए, इनवर्स ऑफ एक्स, आर हमारा आ रहा है ना इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हीट भी इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर आना चाहिए ऐसा, तो आई थिंक एक ही प्लॉट सही है। बी तो करेक्ट है ही इसमें, हीट का अगर वो ग्राफ इन्होंने बनाया है तो। ठीक है, पोटेंशियल का भी ठीक ही लग रहा है, पोटेंशियल भी ठीक ही लग रहा है, वो भी इनवर्स एक्स टाइप गिर रहा है नीचे। सब पोटेंशियल जीरो हो सकता है। जीरो तो हो ही जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली एसिम्प्टोटिक क्यों होगा, हम तो पहुंच ही जाएंगे जीरो पोटेंशियल पे, क्योंकि ग्राउंडेड है एक तरफ। सर सी भी सही है ना, वो एच और ई का है ग्राफ। एच और ई का ग्राफ है वो, अच्छा हाँ, तो वो करेक्ट है ना, क्योंकि हमारा हीट भी 1/x स्क्वायर आ रहा था, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/x स्क्वायर आ रहा था, तो हीट और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ तो लीनियर होगा, लिटरली अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद जस्ट सम प्रोपोर्शन। पोटेंशियल का 1/x पर आ रहा था ना ये इसका, तो नहीं, फील्ड का 1/x स्क्वायर आ रहा था, हाँ। फील्ड का 1/x स्क्वायर आ रहा था। अच्छा, पोटेंशियल के ग्राफ में इन्होंने डी करेक्ट दिया है क्या? नहीं सर, शायद बीसी दिया है। बीसी दिया है, हाँ, डी में लोचा यही है ना कि डी में
अपना लेफ्ट साइड पे 0 पोटेंशियल है और वो अपना हाईएस्ट पोटेंशियल है, क्योंकि उस तरफ तो लोअर पोटेंशियल है, नेगेटिव। अपना बैटरी का प्लस ही ग्राउंड पे लगा हुआ है ना। हाँ तो अगर वही 0 है तो दूसरी तरफ तो फिर अगर बैटरी का वोल्टेज है मान लो 10 वोल्ट, तो दूसरी तरफ तो -10 होना चाहिए, जबकि V का ग्राफ जो इन्होंने बनाया वो तो पूरा ऊपर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस से बना हुआ है। मतलब अगर एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्ट होगा तो करेक्ट। रिफ्लेक्ट होगा तो करेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा, और इसेंस में भी करेक्ट हो जाएगा कि 0 को तो हिट करेगा ही, क्योंकि एक्चुअली 0 भी है। तो मतलब 1, अगर सिर्फ बैटरी बना होता तो 1 could have argued कि हाउ डू यू नो इट इज एग्जैक्टली 0, बट नाउ विद द ग्राउंडिंग इट इज एक्चुअली एग्जैक्टली 0। ठीक है, ये हो गया। और बता दो डाउट क्या है इस एक्सरसाइज में? नहीं है कोई? सर 20 में एक छोटा सा डाउट। 20, 20 which of the following quantities do not change when a resistor connected to a battery is heated due to current? हाँ बताओ। सर डी ऑप्शन मतलब रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ हीट इफेक्ट मटेरियल नहीं रहता प्रॉपर्टी ना। है ना। रेजिस्टिविटी तो चेंज होगा ना, अभी मैंने बताया ना वो रो इक्वल टू रो नॉट हाँ हाँ उसी से हाँ, तो नहीं होगा ना मतलब। होगा ना। डू नॉट चेंज बोला है, अच्छा डू नॉट चेंज बोला है ना, तो रेजिस्टिविटी तो आंसर नहीं होगा। हाँ तो रेजिस्टेंस भी नहीं होगा, ड्रिफ्ट स्पीड भी नहीं होगा, सिर्फ डी हाँ, ऑप्शन हो जाएगा ना। सिर्फ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। पर सर मतलब हम लोग हाँ। अगर कोई मटेरियल को हीट करते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होगा ना। अब वो बात है कि डिपेंड करता है कि एनर्जी कितनी है तुम्हारे पास, हीट की एनर्जी जो होती है वो बेसिकली, अगर तुम काइनेटिक थ्योरी से देखोगे तो ऑफ द ऑर्डर ऑफ केटी होती है, और डिपेंडिंग ऑन विच मटेरियल इट इज, इसका जो एनर्जी बैंड्स हैं कि मतलब इसका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है उसको लिबरेट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो जनरली स्पीकिंग दैट इज मोर देन ऑर्डर ऑफ केटी। आई मीन डिपेंड करता है ऑब्वियसली, टेम्परेचर पे डिपेंड तो करता ही है, बट आई थिंक लाइक if I am not mistaken, for like things like silver and all, you have a band gap of about 3 या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप होता है उधर, या ऑलमोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप होता है। बैंड गैप मतलब कि जो ये है ना तुम्हारा, जो बेसिकली जैसे जो लास्ट शेल है, लिमिटिंग करंट जो लगेगा बेसिकली जब तुम्हारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, सोडियम का एग्जांपल ले लो, सोडियम ऐसे ही ले रहा हूँ, सोडियम के लिए वैल्यू नहीं बता रहा था मैं, वैल्यू तो मुझे सिल्वर का याद आ रहा है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हट जाएंगे उसके हाँ, बाद। तो अब जो तुम्हारे पास जो तुम्हारे निकल सकते थे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी 1-2, वो तो निकल गए। अब जो बाकी तुम्हारा शेल बचा ना, अब अगला जो इंटीरियर शेल है पहला 8 वाला फुल, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हाँ निकालने का जो एनर्जी कॉस्ट है उसको मैं बोल रहा हूँ बैंड गैप। मतलब आई ही हो गया ना, आयनाइजेशन हाँ एंथैल्पी। हाँ हाँ, जो भी बोलो उसको, I2 जो भी बोलो उसको, बेसिकली उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने का जो एनर्जी कॉस्ट है पर इलेक्ट्रॉन, वो हो गया। तो रफली स्पीकिंग मेटल्स के लिए, सिल्वर विलर के लिए 3-4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है, मतलब पर इलेक्ट्रॉन you need a 3 electron volt, which is a large amount of energy relatively speaking for one मतलब electron. सो इट इज नॉट सफिशिएंटली प्रोवाइडेड बाय द हीट प्रोड्यूस्ड बाय करंट। तो अब तुम देख लो ना, डाल के देख लो कि अगर तुम चाहते हो कि ये एनर्जी पूरी की पूरी उसको हीट से मिले, और हीट से, क्योंकि हीट रैंडमाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो वो स्टैटिस्टिक्स फॉलो करता है, तो वो केटी ही मिल पाता है एक को, के इज अ वेरी स्मॉल नंबर, हाँ हाँ है ना। हीट की एनर्जी डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, इट्स नॉट अ डायरेक्टेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब इट्स नॉट सफिशिएंट ना, वही रीजनिंग हो गया ना। टेम्परेचर बहुत बढ़ाओगे भी तो भी उसका जो लोकल इफेक्ट होगा वो बहुत कम होगा, एक जगह पे जो एनर्जी डिपॉजिट हो पाएगी काफी गर्म करने से भी वो बहुत कम होगी। तो अब तुम अगर चाहते हो तो तुम जज कर सकते हो, बैंड गैप का डेटा गूगल कर लो किसी मटेरियल का और केटी का वैल्यू डाल दो और देख लो किस टेम्परेचर पे बैंड गैप जंप करा पाओगे उसको। मुझे लगता है कि उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी ऊपर टेम्परेचर आ जाएगी। हाँ सर, और मतलब कन्वर्सली फॉर मतलब बी ऑप्शन हालांकि वो हालांकि ये भी होता है कि जैसे बहुत सारे अलॉयज होते हैं, तो उनमें क्या होता है, खासतौर से कुछ अलॉयज बनाए जाते हैं जिनका पर्पस ये होता है कि उनको गर्म करके उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, मतलब विदाउट मेल्टिंग द थिंग। आई एम नॉट श्योर कि कुछ मेटल्स में से भी टंगस्टन वंगस्टन जिनका काफी रिलेटिवली हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऐसे एलिमेंट्स होंगे प्रोबेबली, आई एम गेसिंग, because it is possible to run a large enough current
through some metals, maybe ones with very high melting points and low band gaps, if there is a combination like that, then you could possibly, because एक thermionic emission करके भी एक phenomenon होता है वहां जहाँ पे कि एक large current run करने से हम इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से भी बाहर निकाल लेते हैं, मतलब लेट अलोन की उसकी वैलेंसी में से निकाल के उसको कंडक्शन बना लेना, मेटल का बॉडी में से बाहर आ जाता है वो, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है लाइट मार के, तुम इलेक्ट्रॉन को मेटल के बॉडी में से बाहर निकाल लेते हो, हवा में निकाल लेते हो, वैसे ही तुम पर अगर हम मतलब फर्स्ट शेल के नीचे अगर निकालने जाएंगे तो फिर वो न्यूक्लियस को भी अफेक्ट होगा और मतलब मेटल नहीं तो डिफॉर्म हाँ मतलब ऑब्वियसली वो तो प्रॉपर्टीज है ही, अफेक्ट हो जाएगा। वो तो है ही, आई मीन कितना हीट करोगे तुम, इतना हीट करोगे तो मेल्ट ही हो जाता होगा, तो बीच में कभी मेल्ट हो जाएगा, मतलब लिटरली उसके फिर पॉजिटिव आयंस एक दूसरे से सेपरेट होने लग जाएंगे, then it will start freely flowing, so you'll have liquid version of that thing. But I mean, without completely destroying it from its solid form, it is possible. I am sure there are some metals, because thermionic emission is a thing, so therefore there must be metals with high enough melting points and low enough band gaps that there must be some decent range of operating temperatures wherein you could literally heat the electron out of the thing. तो अब वही बात है कि ठीक है, अब अगर वो सब इसमें कंसिडर करें तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डज डिपेंड ऑन द हीट, बट जनरली स्पीकिंग देखो क्या है कि ये लोग उस रेंज में नहीं जा रहे होते हैं, दे आर बेसिकली सेइंग कि नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स हैं, कंडक्टर का सिंप्लीफाइड मॉडल है, तो उसमें क्या टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, देन यू आर सपोज टू आंसर कि भाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होगा, बट ऑब्वियसली लाइक विद एनीथिंग एल्स कुछ ना कुछ तो लिमिट ही होते हैं हर स्टेटमेंट के। ठीक है, और कोई सर डाउट है? और मतलब खाली सर कंफर्म कर रहा हूँ, मतलब रेजिस्टिविटी चेंज करने के लिए जितना हीट लगता है उतना दे सकता है ना करंट रेजिस्टिविटी चेंज इस करने के लिए? हाँ हाँ दे सकता है, हाँ दे सकता है, और ये काफी ओके नॉर्मल सर चीज होती है, हाँ लाइक इसको अकाउंट में हाँ लेना पड़ता है, इनफैक्ट इवन इन स्मॉल सर्किट्स व्हिच आर लाइक microcontroller circuits where small elements are connected to each other, the resistivity changing due to the current passing through the material itself, it has to be taken into account, because it's a reasonable effect, it's a significant enough effect that if you ignored it you would end up making something which fails at some value of current or something. सर आप एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 8 समझा सकते हो? 1 का 8 A current passes through a resistor. Let K1 and K2 represent the average kinetic energy of conduction electrons and the metal ions respectively. देख बेसिकली क्या है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, तुम्हें याद होगा जब मैंने बताया था तुम्हें पूरा मॉडल है उसका, तो अंदर एक तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट? वो लार्ज प्योर फिक्स्ड बोला था और फिर उसमें फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स जो आयंस हैं, हमारे जो आयंस हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर इन अ काइंड ऑफ एन इक्विलिब्रियम स्टेट, लाइक इफ दिस इज योर वायर देन दीज आर द आयंस, कॉपर अगर है तो ये कॉपर के आयंस हैं Cu++, और फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर उधर ड्रिफ्ट, मतलब अभी अभी करंट नहीं है तो अभी बस वो ऐसे ही टकरा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं और इन लोगों के साथ टकरा रहे हैं, तो एक स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम है। उस स्टेट में हम ये कह सकते हैं कि इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की और आयंस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर है, इसी का मतलब होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। लेकिन जब करंट है तो ऑब्वियसली इट मस्ट बी द केस दैट इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक्सीड्स दैट ऑफ आयंस। समझ गए क्यों? सर अगर हम लोग वो वो बाद ड्रिफ्ट वाले लॉजिक वेलोसिटी से आ भी जाए। सोचे तो हाँ। मतलब टेक्निकली वो आयंस स्टेशनरी ही है ना, तो उनका तो कम ही होगा ना। बट सर व्हेन वी टॉक अबाउट मास, इलेक्ट्रॉन का नहीं मास नहीं प्रोटॉन नहीं से आयन नहीं, एक सेकंड, तुम दोनों लोग जो चीज बोल रहे हो दोनों में एक एक प्रॉब्लम है। अगर तुम बोलोगे कि ये चल रहे हैं और वो चल नहीं रहे हैं इस कारण से हम सिंपली बोल दें कि उनकी एनर्जी ज्यादा है, ये तो बात सही नहीं है। तुम्हें क्या पता है कि ये किस रेट से वाइब्रेट कर रहा है, और इनफैक्ट करंट नहीं भी चल रहा था तब भी ये ट्रू था कि इलेक्ट्रॉन्स चल रहे थे और आयंस नहीं चल रहे थे, ट्रांसलेशनली स्पीकिंग। तो सिर्फ उस बेसिस पे क्या मैं कह देता कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन एंड द आयंस आर नॉट मूविंग, देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी electron and average energy must exceed ion average energy? No, obviously not. ये अपनी जगह पे होके भी वाइब्रेट ऐसे कर रहे हैं कि ये इनके साथ एवरेज एनर्जी बराबर रख पा रहे हैं, उसमें इनका चलना रेलेवेंट नहीं है, समझे? क्योंकि ये भी तो वाइब्रेशन भी तो मोशन ही है। अब जब करंट चला
तो ये लोग क्या है कि एक तो थर्मल मोशन में चल ही रहे थे लेकिन ड्रिफ्ट भी कर रहे थे। अब तुम इसके बेसिस पे आर्ग्यू कर सकते हो मे बी कि भाई हाँ अल्टीमेटली क्योंकि ड्रिफ्ट इज एन एडिशनल स्पीड एंड सो इन अ सेंस दे डू हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। तू जो मास वाली बात बोल रहा है वो इसलिए रेलेवेंट नहीं क्योंकि फिर तो तू ये तब भी बोलता काइनेटिक थ्योरी में जबकि तुम बोलते कि हीलियम और आर्गन एक कंटेनर के अंदर है। ऑब्वियसली दे हैव वेरी डिफरेंट मासेस, but if they are in a container and in thermal equilibrium, it is still true that the helium average kinetic energy is equal to argon average kinetic energy. Obviously the argons must be moving really slowly and the heliums must be going really fast for them to have equal kinetic energy, but we are anyway interested in equalizing kinetic energy, not speeds, right? Okay, But yes, sir. हीलियम Oh. और आर्गन का मतलब फिर भी मास कंपेरेबल होता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक मेटल आयन का मतलब मास तो 10 to the हाँ power ठीक है, फेयर एनफ, फेयर पॉइंट, पर वो v² डोमिनेट करेगा ना m के अगेंस्ट। फेयर पॉइंट। हाँ अब बेसिकली बात इतनी सी है कि तुम इस बेसिस पे ये कह पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन एवरेज काइनेटिक एनर्जी आयन एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी बिकॉज in the process of running of the current, who is energized by the electric field? Like how does the electrical field provide energy to the wire? Who gets that energy from the electrical field? First, the electrons. Yes. Then they start moving. Then they hit the ions. Then the ions vibrate more wildly. And then you say the wire is heating up. So who is transferring energy to who? The electrons to the ions or the ions to the electrons? इलेक्ट्रॉन टू आयन। करेक्ट। एनर्जी का जो कैस्केड है उसमें कौन ऊपर बैठा हुआ Electrons. है ना? सबसे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, Yeah. वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, फिर वो ठोक ठोक के आयंस को एनर्जी देंगे, फिर ऑब्वियसली एनर्जी हवा में आ जाएगी तो हवा गर्म हो जाएगी और मेरा हाथ गर्म हो जाएगा और व्हाटएवर, दुनिया गर्म हो जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली सप्लाई चेन में इलेक्ट्रॉन ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगते ही वो चलना चालू करते हैं। या तो मैं जो मैंने क्लास में एनालॉजी दी थी वो कि लकड़ी के वो लगा रखे मैंने मार्बल जैसे मैं इसको फील्ड करता हूँ, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड मार्बल पे एक्ट करके उनको एनर्जाइज करता है, फिर जब वो इनको ठोकते हैं तो फिर ये वाइब्रेट करते हैं। तो सिंस इट्स द जनरल क्लास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द जनरल क्लास ऑफ आयंस, obviously they must have more energy than these, because if they didn't, how would they provide it to them? Okay, sir. Thank you. समझ गए? हाँ। ठीक है, आई थिंक हो गया है, आज के लिए खत्म कर। और कोई डाउट बता रहे तुम लोग? टू में अगर कोई है तो बता दो। तो 9 अपने किया था पर नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग रिंग है तो उसमें चार्ज इधर उधर जाता नहीं है, बस चिपका हुआ है, तो हमने क्यू चार्ज उस पर स्प्रे कर दिया है, जैसे भी कर दिया होगा कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, है ना? हाँ। अब तुमने इसको घुमा दिया होगा हाँ। तो तुम अगर यहाँ खड़े हो तो तुम्हारे सामने से चार्ज जा रहा है बार-बार, यस कभी ज्यादा जा रहा है कभी कम जा रहा है, करंट होता है तुम्हारे सामने पर सेकंड कितना चार्ज गया। हाँ। अब क्योंकि तुम्हारे सामने से एक यूनिट टाइम अगर तुम क्लॉक चालू रखोगे तो किसी सेकंड में ज्यादा चार्ज जाएगा, लेकिन जब ये वाला पार्ट तुम्हारे सामने से जाएगा तो कम, तो काफी ज्यादा चार्ज जाएगा तुम्हारे सामने से, और जब कोई खाली पार्ट जाएगा तो कम चार्ज जाएगा तुम्हारे सामने से। तो तुम जो करंट मेजर करोगे अगर नीडल से डिफ्लेक्शन की तरह कर रहे होते तो कभी ज्यादा कभी कम हो रहा होता। ओके। तो तुम इसमें इंस्टेंटेनियस करंट तो नहीं बता सकते हो क्योंकि मुझे पता नहीं है कि लिटरली चार्ज इस पे कैसे चिपकाया है, लेकिन एवरेज करंट बता सकते हो कि पूरा कितना चार्ज गया तुम्हारे सामने से ओवर टोटल टाइम कितने में गया। तो अगर तुम पूरा दिन के अकाउंट में ले लो तो टोटल चार्ज जो तुम्हारे सामने से एक राउंड में गया वो क्यों गया? सारा का सारा चार्ज एक बार पास हो गया होगा तुम्हारे सामने से। हाँ। और एक साइकिल में इतना टाइम लगा होगा, तो एवरेज करंट तुम बता रहे हो। ओके फाइन, ठीक है, चलो फिर खत्म करते हैं आज के लिए। Thank you, sir. ऑलराइट, थैंक यू गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। सर पीडीएफ पीडीएफ में भेज दूंगा। हाँ हाँ। और सर आप मतलब ऐसे क्या बोल रहे हो? पूरा सुना नहीं मैंने आगे। सर आप ऐसे डाउट लेक्चर्स मतलब ऑफन ले सकते हो क्या, वरना बहुत पाइल अप होता है डाउट्स हर वीक, मतलब 1 या 2 बार हाँ एक सर, घंटे एवरीडे का। थोड़ा थोड़ा करके भी हो जाए। हाँ कर लेंगे, ट्राई करेंगे। एक्चुअली वही है ना कि स्लॉट्स नहीं होते हैं, फिर अब देखो पूरा दिन में क्लास लेने के बाद फिर मेरी भी उतनी वो नहीं होती है कि मैं और शाम को भी 2 घंटे क्लास ले लूँ। बेसिकली क्या है, लेकिन वंस दीज गाइस का ट्रैक फिनिशेस, जिनका ये वाला है मॉडर्न चल रहा है, होपफुली जल्दी अभी खत्म हो जाएगा, 1-2 और हफ्ते में, 2-3 हफ्ते में।
देन हमारा ट्रैक तो अभी थोड़ा चलेगा, इट विल टेक सम टाइम। तो मे बी फिर ये रहेगा कि हम प्रॉपरली ज्यादा डाउट लेक्चर भी रख लेंगे, वीक में 2 लेक्चर भी रख लेंगे। वरना इन एनी केस व्हाट आई कैन ट्राई इज आई कैन आस्क गौतम एंड सी, अगर ऐसा है कि तुम लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा डाउट हम रख लें अदर देन द क्लास, हो पाए तो वो भी कर सकते हैं। देखता हूँ, मैं बात करता हूँ, उससे बताता हूँ, अगर हो पाएगा तो रख लें। तो नहीं कल सर, के टेस्ट मतलब के लिए डाउट्स ऑनलाइन ही रहने दो सर। वही ऑनलाइन में तो मोस्टली वही है ना कि फिर कोशिश करूंगा मैं, बट मोस्टली वही हो नहीं पाता है, क्योंकि अगर 3-4 क्लास में ले चुका हूँ, 3 क्लास ले चुका हूँ ऑलरेडी दिन में, फिर एक और क्लास और काफी ज्यादा हो जाता है, फिर 2-3 घंटे। सो इट इज अ लॉट ऑफ वर्क, बट आई विल ट्राई इफ इट इज पेंडिंग सर एंड मतलब 2 बजे के बाद मतलब जो लोग ने अटेम्प्ट किया वो लोग रुकने को तैयार होंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं, मैनेज करते हैं। नेक्स्ट वीक में मैं देखता हूँ, आई विल ट्राई, व्हाट आई विल ट्राई इज आई विल आस्क हिम टू सी इफ some class is there or not there, so that we can actually keep a lecture कि भाई एक तो थ्योरी लेक्चर हो ही रहा है वीक में और एक सेपरेट इफ एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, हाँ सर चलेगा। बेस्ट तो वही रहेगा, डेडिकेटेड उसका स्लॉट रहे तो फिर ठीक रहेगा सबके लिए। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर अपन ऐसे मैनेज करने की कोशिश करें, ऑनलाइन रख सकते। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर एक प्रॉब्लम था, मतलब ऐसे जनरल। बोलो। हाँ मतलब आपके ऐसे लेक्चर्स में समझ में आता है बहुत अच्छे से, फिर एक दो दिन के लिए रिवाइज करके फिर समझ में आता है, पर अगर एक वीक के बाद जैसे कैपेसिटी खत्म हो गया तो लास्ट का मतलब अब जब सिमेट्री और वो व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह करा तो मैं ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स जो बोलते थे वो मैं भूल जाता हूँ, फिर वो लिखा भी नहीं होता तो बीच बीच में, तो उसके लिए मतलब लिख ना, लिख। या अभी तो नहीं। ये कर दे कि देखिए, एक तो ये कर कि पहले तो लिख ले उसको जितना लिख सकता है, दूसरा फिर क्लास में किसी से नोट्स ले ले जिसने लिखा होगा, कोई कोई होगा जिसके अच्छे नोट्स होंगे, तुम लोग आपस में शेयर तो कर ही रहोगे ना नोट्स। So to see if you can ask someone who has written, who is able to write notes properly, or who has at least so far written notes from the नहीं नहीं, मैं classroom. लिखता हूँ नोट्स, मतलब आप जो बोर्ड पे लिखाते हो लिखते हो, पर आप जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो बोलते हो जो इम्पोर्टेंट होता है वो कभी कभी नहीं लिखे जाते, तो हाँ उसके ठीक है, बाद दो वो दिन। तो हम मिस, कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाएगा। तो हाँ उसके लिए फिर ये है कि देख, अब मतलब इसका तो तरीका ये है कि रिवाइज ही करो, रेगुलरली रिवाइज ही करो। वो तो प्रॉब्लम्स में ही पॉइंट्स निकलते हैं, जब प्रॉब्लम्स हम करते हैं तो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्व करने के दौरान ही वो टाइप के पॉइंट्स निकलते हैं। और बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से वही होता है कि एक तो हो गया कि मैंने पॉइंट बोल दिया और उस वक्त तो मुझे सुन के लगा कि हाँ बड़ा वैलिड पॉइंट और समझ में भी आ गया। वो ट्रूली समझता है वही तभी है जब तुमने उसको खुद से सोच के किसी प्रॉब्लम में लगाया होता है। अच्छा, मतलब जो सीखा है उसी दिन प्रैक्टिस करके हाँ बेस्ट वही है, बेस्ट। हाँ तो मैं तो यही कहता हूँ कि जब तुम जो भी तुम कर रहे हो, जिस भी दिन तुम जो भी कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, अगर तुम उसी दिन उस पे कुछ प्रॉब्लम्स कर पाते हो तो वो सबसे बेस्ट चीज है। उस दिन भी नहीं कर पाते हो, अगले दिन कर लेते हो ना, विद इन लाइक हाँ हाँ इफ यू आर एबल टू डू इट 2-3 लाइक विद days इन दैट स्पैन। पीरियड ऑफ और उसी दौरान में तुमने उस टाइप का प्रॉब्लम कर लिया और उसका अप्लाई कर लिया, वो चीज जो क्लास में बोला गया, दैट इज द तो वे इट फिर स्टिक्स इन योर हेड। हाँ सुनने में तो देख, कोई भी कुछ भी बोलेगा तो सुन के अच्छा ही लगेगा सामने सामने बैठ के, क्योंकि सारा एफर्ट उसी को करना पड़ रहा है, हम सुन रहे हैं, हमारा दिमाग तेज है, हमें समझ में आ जा रहा है, तो अच्छा ही लगता है कि हाँ भाई बढ़िया बात बोली और समझ में आया। बट उसकी लॉन्जेविटी नहीं होती है दिमाग में। लॉन्जेविटी तभी होती है जब थोड़ा फ्रिक्शन आता है, जब हम प्रॉब्लम करते हैं और नहीं हो रहा होता है ना, वो जो हल्की फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है और फिर या तो थोड़ा टाइम वेस्ट होता है उसमें, फिर किसी से पूछते हैं या नहीं, वही चीज होती है जिससे रुकती है वो चीज दिमाग में। यू नीड दैट फ्रिक्शन। हाँ सर, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर में तो रिकॉर्डिंग होता था तो कभी कुछ भी हाँ ऑफलाइन हाँ, उसमें तुम पीछे जा सकते हो, इधर प्रॉब्लम ये है कि रिकॉर्डिंग। तो वही है, एक तो ट्राई कर अब से कि अभी तो काफी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बचा है, पूरा मैग्नेटिज्म अपने को करना है, ईएमआई करना है, एसी करना है। ठीक है। तो अब से एटलीस्ट जो चैप्टर्स हो रहे हैं उनमें तुम ये कर लो कि ट्राई करो कि जितना भी पार्ट एक दिन में हुआ उस दिन जो है प्रॉब्लम उससे एक्सरसाइज रिलेटेड जो या प्रॉब्लम, कुछ भी। एक्सरसाइज 1 का प्रॉब्लम बेस्ट है कि एचसीवी के प्रॉब्लम्स, क्योंकि एचसीवी में उसी मोरलेस वो ऑर्डर में होते हैं, लाइन से एक टॉपिक या 4-5-6 प्रॉब्लम 10 प्रॉब्लम होते हैं, फिर वो खत्म हो गया अगला टॉपिक। जैसे कैपेसिटर में तुमने देखा होगा चार्जिंग के सारे प्रॉब्लम एक साथ थे लाइन से 10-12, हाँ तो उस टाइप से तुम करोगे, उसी दिन करोगे उन प्रॉब्लम्स को, और उस वक्त दिक्कत आ रही है तो उसी वक्त कोई छोटा वीडियो देख लो, गूगल करो, यूट्यूब पे तो अब हर टॉपिक का वीडियो होता है। हाँ सर ठीक है। तो अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है, नहीं उसके बाद भी हो रहा है, तो अगले दिन मुझसे पूछ, तो फिर हाँ जब पूछ ही लोगे और फिर वो फंडा हो जाएगा कि तुमने थोड़ा उस पर टाइम लगा लिया और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी झेल लिया उसका, और फिर जब बाद में फाइनल सॉर्ट करने के लिए मेरे से अगले दिन या उसके अगले दिन जब भी तुम मिले तो पूछ लिया, तो देन इट इज सॉर्टेड, देन यू कैन मूव ऑन फ्रॉम देयर। हाँ सर ठीक है। ठीक है ना? ठीक है, चलो, थैंक यू सर, बाय। ऑल राइट, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय।
Good night, sir. Good night. Bye, thank you, sir. Bye bye.